राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा 2024-25 में हमारे संस्थान से हमारी संयुक्त निदेशक महोदया आशा पैन्यूली मैडम, हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर आरती रौथान और हमारे राज्य से जुड़ने वाले सभी विद्वान शिक्षकों और बच्चों, मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला में। ये एनपीईपी से संबंधित कार्यशाला है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा से संबंधित कार्यशाला है और इसमें जितने भी मुद्दे हैं वो अलग से नहीं है, वो पूरे आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। आपके सभी विषयों में वो मुद्दे आते हैं। तो परसों भी हमारी ये कार्यशाला हुई थी इसी के संबंध में और इसमें जो है हमारे यहाँ नेशनल तक बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इसी संबंध में आज की गतिविधियां होंगी। आज जो है सबसे पहले जो है मैं अपनी संयुक्त निदेशक मैडम को का स्वागत करती हूँ और उनसे जो है कार्य संचालन के लिए उनको जो है मैं आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलिए गुड मॉर्निंग, हाथ खड़ा करिए, गुड मॉर्निंग, हैंड्स डाउन। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चे परसों भी उपस्थित थे हमारी कार्यशाला में? हैंड्स अप करिए, हाथ ऊपर करिए जो परसों भी जिन्होंने इसमें उपस्थिति में भाग लिया था कार्यशाला में। परसों कितने स्कूल से बच्चों ने प्रतिभाग किया था? हाथ खड़ा करिए और मैसेज भी कर दीजिए। जीआईसी कमलपुर, परसों आप लोग थे? हाथ ऊपर करिए। बच्चों, आज जो आपको कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा, इसमें हम बताएंगे एक तो रक्तदान महादान के बारे में, दूसरा आपदा प्रबंधन और एक है जेंडर बाल विवाह। इसमें हमने बहुत ही एक्सपर्टीज जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बुलाया है। लेकिन उससे पहले मैंने परसों एक आपको 3H बताए थे। कितने बच्चों को याद है जो परसों थे? हाथ ऊपर करिए। परसों 3H बताए थे ना? तो आप बच्चों सुबह बहुत बी हैप्पी, आप लोगों को बहुत आज का दिन शुभ हो। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें और अपने घर परिवार में भी इसको फैलाएं। इसमें बच्चों ऑलवेज आपको याद रखना है 3H मैंने परसों बताए थे आपको। हमेशा बी पॉजिटिव और सुबह उठ के कहिए आई एम हीलिंग। हीलिंग माने मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। उसके बाद आई एम हेल्दी, और हीलिंग जब मैं खुश हो रहा हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। और उसके बाद जब आप हेल्दी होंगे, आपके पास स्वास्थ्य होगा, देन यू कैन से आई एम हेल्दी हैप्पी। तो 3H आपको लाइफ में याद रखने हैं। बाकी आज के कार्यक्रम में आप मन लगा के सुनेंगे। मेरे प्रधान प्राचार्य साहिबान बैठे होंगे, उनके कोऑर्डिनेटर्स बैठे होंगे, जो वर्चुअल लैब को डील कर रहे हैं वो हमारे अध्यापक बैठे होंगे। आप लोग भी इस कार्यक्रम को इसमें, क्योंकि जो रक्तदान है आपको पता है वर्तमान में सभी को पता है हर घर में कोई ना कोई परिस्थिति होती है, मिसहैपनिंग होती है कई बार, तो तब हम औचक रह जाते हैं कि हम क्या करें। तो रक्तदान महादान है। उसके बाद आपका इस पर आपसे चर्चा होगी। आपदा प्रबंधन है, जेंडर बाल विवाह। रक्तदान एक ऐसा दान है, रक्तदान के साथ मैं खाली रक्तदान की बात नहीं करूंगी। एक होता है दधीची दान। दधीची दान का मतलब होता है जिसमें हम अपने पूरे शरीर से आंखों को दे सकते हैं, हृदय को दे सकते हैं, अपने लीवर को दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं क्योंकि मृत्यु के बाद उनका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि स्वयं हमारे घर में हमारे मायके की फैमिली ने, मेरी मदर ने, जब मेरी मदर की डेथ हुई, उनकी क्योंकि कोविड का टाइम था इसलिए हम केवल उन्होंने पूरे शरीर को मेडिकल चिकित्सा के लिए समर्पित किया था, लेकिन हम केवल उनकी नेत्र दान कर सके। और आज ईश्वर की दया से उन 2 आंखों से 2 व्यक्ति इस दुनिया को देख रहे हैं। मैं स्वयं इसके लिए प्रेरित हूँ कि मुझे स्वयं अपना शरीर दान और एक रक्तदान करना है। और इसके साथ रक्तदान मैं अब तक करती थी, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ एज के हिसाब से। ऐसे ही नेत्रदान के लिए मैं संकल्पित हूँ। और साथ में आप लोगों को भी कहूंगी कि दधीची दान, रक्तदान, नेत्रदान के लिए समाज में, परिवार को, सोसाइटी को प्रेरित करिए कि हमारे जाने के बाद भी हम जीवित रहें, अमर रहें। इसके लिए इसको दान करना ही उचित होता है। इस पर भी बात होगी यहाँ पर। तो मैं अब डॉक्टर आरती रौथान यहाँ पर हैं, जो आप हमारे को सदैव हमारी एक बहुत अच्छी विशेषज्ञ हैं। आपको जेंडर बायस्ड और एडोलसेंस एज
और उससे उस समय की समस्याएं, इसके अतिरिक्त आप सामाजिक रूप से भी जो हमारी यहाँ सामाजिक विकृतियां आ रही हैं उन पर भी आपसे चर्चा करेंगी। इसके लिए मैं अब हैंड टू डॉक्टर आरती रौथान। थैंक यू बच्चों, मन लगा के सुनना। धन्यवाद मैडम जी। और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बेटा, मैं डॉक्टर आरती रौथान, साई इंस्टीट्यूट देहरादून से हूँ। मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और यहाँ पर आज आप लोगों के साथ जो किशोरावस्था से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको आप लोग देखते हो, समझते भी हो, और उनके साथ में कैसे आप लोगों को डील करना है उसके बारे में बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो संवेदनशील मुद्दे हैं जो हमारे किशोरावस्था से हैं, जो हमारे बच्चों से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ में आज का जो मुख्य विषय है आप लोगों के लिए वो है जेंडर पे बात करेंगे। जेंडर बायस क्या होता है, उसके साथ में उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे समाज में, उसके बारे में बात की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक स्लाइड के साथ में आपके साथ में कनेक्ट करेंगे और आप लोगों को बीच में किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे उनको लिया जाएगा यहाँ पर और उनको आपको उनका समाधान भी बताया जाएगा। तो आप सब लोग कनेक्ट रहिए और ध्यान से इस सेशन को देखो। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात आती है एडोलेसेंस एज की। ठीक है कि ये एडोलेसेंस एज क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस एज हमारी किशोरावस्था अगर हम बात करें हिंदी में, तो इसमें जब कोई भी इंसान एक छोटे बच्चे से बड़ा होता है और इतना भी बड़ा नहीं होता है कि उसको हम एडल्ट बना मान लें। ठीक है, तो बच्चे और एक परिपक्व इंसान के बीच की जो उम्र होती है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट एज, या हम बोलते हैं उसको किशोरावस्था। तो यहाँ किशोरावस्था को 3 एज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका आता है अर्ली एडोलेसेंस, मीन्स कि किशोरावस्था की जब शुरुआत होती है तो उसमें हमारे 10 साल से 13 साल तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं। उसके बाद आता है मिडिल एडोलेसेंस, मतलब मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था में जो 14 साल से 17 साल तक के आप लोग बच्चे हो वो आते हो। उसके बाद लेट एडोलेसेंस में जब आप बिल्कुल किशोरावस्था के में परिपक्वता की तरफ जाते हो तो वो उम्र होती है 18 से 21 साल। इसीलिए अब जो मैरिज का जो ईयर डिसाइड किया गया है, शादी की जो उम्र, वो आपकी 18 साल से 21 साल तक कर दी गई है, क्योंकि 21 साल से पहले लड़का हो या लड़की हो उसका शरीर परिपक्व नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपकी किशोरावस्था की 3 अवस्थाएं हैं, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। अब आती है कि एडोलेसेंस, आपके एडोलेसेंस का जो हमारे यहाँ डेटा है, मतलब जो हमारा जो आपका ग्रुप है हमारे इंडिया में कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे अगर देखो तो आप लोगों की उपस्थिति कितनी है, 253 मिलियन जो किशोरावस्था के बच्चे हैं 10 साल से 19 साल तक के, वो है हमारे देश में। ठीक है, तो आप लोग इस देश का भविष्य हो। तो यहाँ पर बात आज आपके विषय पर हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है 100%, उसका 21.5% पॉपुलेशन जो है वो हमारे किशोरावस्था का है, जिसमें से हमारी जो गर्ल्स हैं, करंटली अभी जो डेटा है 2023 तक का, उसमें हमारी जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, किशोरावस्था उम्र है जो 15 से 19 साल तक की लड़कियां, 30% लड़कियों की शादी हो जाती है। और अगर हम इसमें बॉयज की बात करें तो यहाँ पे 15 से 19 साल तक के जो है 4.6% बच्चे होते हैं लड़के जिनकी शादी घर वाले कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी को इतना पता है कि इस एज ग्रुप में किसी की शादी हुई हो, मतलब किशोरावस्था के में किसी लड़के या लड़की की शादी आप लोगों के आसपास हुई है? अगर हुई है तो हैंड रेज करके बताओ या फिर मैसेज में बताओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है अगर आप लोगों के बीच में इस तरीके के कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं कि बचपन में ही शादी कर दी जाती थी जैसे। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है किशोरावस्था के लिए, मतलब आप लोग जो बच्चे हो
आप लोगों को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बिकॉज कि जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं 10 साल से 19 साल तक के बीच की, तो 10 साल के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव शुरू होते हैं जो हमें मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ ले जाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस को हमें यहाँ पर देखना होता है। कई बार हमारा मूड भी चेंज हो जाता है और भी बहुत सारे चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसमें से किस तरीके की जो है चैलेंजेस देखते हो, वो यहाँ पर है कि आप लोग जो एडोलेसेंट्स हो, किशोरावस्था में हो, तो मुख्यतः आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आज के समय में जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है वो देखी गई है मोबाइल एडिक्शन की, ठीक है। कि आजकल बच्चे अपनी बुक्स से ज्यादा और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मोबाइल पे उनका फोकस बहुत ज्यादा रहता है। इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। उसके साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो किशोरावस्था में जो हमारे 15 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। हॉस्पिटल में देखती हूँ कि जो 15 से 19 साल तक के बच्चे हैं, एक्सीडेंट्स केस उनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं रहती है कि उनको किस तरीके से रोड पे गाड़ी चलानी है, या उनको इमरजेंसी कंडीशन अगर कोई गाड़ी सामने से आ गई है तो किस तरीके से उनको अपने आप को बचाना है और सामने वाले को बचाना है। तो इसका सबसे अच्छा जो बचाव है वो यही है कि वो एक स्पीड में गाड़ी चलाएं, जो एक उनके लिए स्पीड बताई गई है। और बिकॉज की किशोरावस्था में रहते हैं, उनके पास जोश बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं स्टंट करते हुए। इस तरीके से उनका एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके साथ जो हमारा किशोरावस्था है वो एल्कोहल, ड्रग्स और टोबैको, इसकी तरफ उसका जो झुकाव है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो दोस्तों के साथ में इन्फ्लुएंस होकर के या किसी टेंशन में, स्ट्रेस में, पर बच्चे आजकल अल्कोहल और ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण कि उनके आगे, उनके भविष्य में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। उनका भविष्य कैसा होगा, उनको आगे किस तरीके से अपना जीवन जीना है, उस पे फर्क डालता है। उसके साथ बात करेंगे यहाँ पे अर्ली मैरिज की जो बहुत जल्दी शादी हो जाती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसमें भी बहुत सारे उसके ड्रॉबैक हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर जल्दी शादी कर दी जाती है लड़की या लड़के की, उससे पूरा उनका विकास नहीं हो पाता है। इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लड़का और लड़की में हम भेदभाव करते हैं। लड़के को पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना, या किसको क्या सुविधाएं देनी है, किसको स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है, किसको नहीं देनी है। इस तरीके के बहुत सारे भेदभाव लड़के और लड़की के साथ किए जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ जो किशोरावस्था में प्रॉब्लम आती है मेंटल हेल्थ की, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कई बार मूड स्विंग हो जाता है, पता नहीं चलता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है, काम नहीं किया हुआ है, स्कूल में होमवर्क मिला है वो नहीं कर पाए हैं, उसके कारण हमारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उस पर भी बात होगी। उसके साथ ओवरवेट और ओबेसिटी, ये भी किशोरावस्था में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, कि यहाँ पर बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि ये टेस्टी होती हैं, लेकिन उसके कारण उनमें बहुत सारे बदलाव होते हैं शरीर में, और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसके साथ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे मुख्य जो है वो है कैरियर सिलेक्शन इश्यूज। कैरियर सिलेक्शन इश्यूज की अगर बात करें तो आप लोग 9th से लेके 11th तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता रहता कि आगे चल करके आपको किस फील्ड में जाके अपना कैरियर बनाना है, कौन से प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग का सेशन होता है, उसमें आप लोगों के रुझानों के अनुसार उसमें काउंसलिंग की जाती है, और जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसमें आगे आप क्लासेस लें। ये आपका मोबाइल एडिक्शन की जो बात कर रही थी, इस तरीके के मोबाइल एडिक्शन हमें देखने को मिलते हैं कि छुप छुप करके कैसे बच्चे आजकल के मोबाइल चलाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल नहीं रहते। 4 दोस्त हैं, देखो फर्स्ट स्लाइड में वहां पर, और वो चारों दोस्त बैठे हुए हैं तो ये देखो साथ में
ठीक है, लेकिन ये किस पे बिजी हैं आपके? मोबाइल पे। इनको अपने आस पड़ोस में क्या गतिविधि हो रही है उसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। कोई यहाँ पे अकेले बैठ करके मोबाइल के साथ बात कर रहा है। इस तरीके से ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो हमें दिखाती हैं कि मोबाइल के किस तरीके से मोबाइल का नशा हो गया है एक तरीके से। फिर अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मोबाइल से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले फटीग, ठीक है, थका हुआ सा इंसान महसूस करता है बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज कुछ नहीं होती हैं जिसके कारण जो है उसका शरीर बिल्कुल थका हुआ सा रहता है। हेडेक की बात करें, बहुत ज्यादा फोन पे बात करने से, बहुत ज्यादा फोन का यूज करने से सिर दर्द होता है। उसके साथ लॉस ऑफ स्लीप, यहाँ पे नींद भी नहीं आती है, लगता है कि मैसेज तो नहीं आ रहा है, कुछ बार बार हम मोबाइल देखते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट बच्चों में पड़ता है, आप लोगों की जो उम्र है इस एज पे अगर बहुत ज्यादा हम मोबाइल का यूज करते हैं तो मेमोरी लॉस, मतलब भूलने की क्षमता। यहाँ पे आपको याद, कोई भी क्वेश्चन अगर आप याद कर रहे होंगे उसका आंसर, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है अगर हम मोबाइल का यूज करते हैं, क्योंकि रेडिएशन होता है मोबाइल से भी, तो उसके कारण मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा है। उसके साथ रिंगिंग ईयर्स, मतलब कान बजने, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके साथ जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना, घुटना हमारा क्या है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, तो इन सब जगहों पर पेन होता है, वो भी एक मोबाइल के ज्यादा यूज के कारण। ये साइड इफेक्ट्स हैं हमारे सेल फोन के, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट्स की बात की थी, तो कॉमन कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो सबसे ज्यादा जो आज किशोरावस्था है वो ओवर स्पीड, बहुत तेजी से या तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होते हैं या फिर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, या फिर दोस्तों ने मिल करके ड्रिंक करी है, ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर मोबाइल फोन यूज करते हुए ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर इररिस्पॉन्सिबल, मतलब गैर जिम्मेदारा तरीके से कभी लेफ्ट कभी राइट इस तरीके से जा रहे हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो दूसरे लोग सड़क पे चल रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके साथ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको इग्नोर करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो टू व्हीलर चलाते हैं वो हेलमेट, और जो फोर व्हीलर चलाते हैं वो सीट बेल्ट, इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं। हेलमेट जब पुलिस की कहीं चेकिंग लगी होती है उस समय यूज करते हैं चालान बचाने के लिए, लेकिन वो कभी इसके लिए सीरियस नहीं होते कि अगर कहीं हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण हेड इंजरी से हम अपने आप को बचा सकते हैं प्रॉपर हेलमेट को यूज करके। ये देखो, ये बहुत सारे हमारे जो हैं तरीके जिसके कारण रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ड्रिंक करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद बात की थी हमने एल्कोहल, ड्रग और टोबैको यूज कि आज का जो हमारा युवा है, जो हमारे किशोरावस्था के बच्चे हैं, थोड़ी सी भी टेंशन होती है या घर पे मम्मी पापा से डांट मिल गई या स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर उनकी कोई डिमांड नहीं पूरी हुई तो उसके कारण वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में वो अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, ड्रग्स और टोबैको, चिल करने के लिए, अपने को कूल दिखाने के लिए आज ये फैशन हो चुका है। ये देखो इस तरीके से, तो सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल पार्टिसिपेट कर रही हैं इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में। उसके बाद बात आती है चाइल्ड मैरिज पे, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज की बात की जाए तो चाइल्ड मैरिज मीन्स कि जब किसी लड़के या लड़की की शादी 18 साल की एज से पहले कर दी जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज के कॉजेज क्या है, क्या क्या कारण है, क्यों हम चाइल्ड मैरिज कर देते हैं अपने समाज में? देखते हैं हम कि अरे उसकी बचपन में शादी हो गई, बाल विवाह हो गया। और एक मुझे याद है टीवी में एक सीरियल आता था बालिका वधू, तो बालिका वधू आपका बाल विवाह पे बना था कि छोटे में ही शादी कर दी जाती है। तो ये शादी के क्या क्या कारण है यहाँ पर? तो सबसे पहले आपका गरीबी के कारण, पावर्टी, ठीक है, गरीबी के कारण शादी हो जाती है। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़के को तो हम आगे पढ़ा देते हैं पर लड़की को यहाँ पर हम नहीं पढ़ाते हैं। लड़की को कहते हैं कि बस तुमने 5वीं कर ली, 8वीं कर ली, अब तुम्हारी शादी कर देंगे, अपने घर जाओ। उसके साथ ट्रेडिशन एंड कल्चर, जो हमारा कल्चर है कई जगह का कि हमारे यहाँ तो बस 15 साल की लड़की हुई शादी कर दी या 12 साल की लड़की हुई शादी कर दी। कई जगह पे जो लड़के होते हैं उनकी भी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है कि उनके यहाँ का ट्रेडिशन है, कल्चर है। उसके साथ इनएडिक्वेट लॉज, मतलब जो हमारे रूल्स हैं, जो नियम हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं पता है, उसके कारण भी शादियाँ हो जाती हैं और उसके साथ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और जो नियम बने हुए भी हैं, तो उन नियमों का बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उनके बारे में बताया नहीं गया है, उसके कारण चाइल्ड मैरिज हो रही है। उसके साथ लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जो हमारी बाल विवाह हो रहे हैं तो इसके नुकसान क्या है। उसके साथ इनसिक्योरिटी ऑफ देयर डॉटर फ्यूचर, ठीक है, उसके साथ बहुत जगह पे ऐसा है कि लड़कियों की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, इसके कारण भी उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है कि इनकी शादी हो जाएगी लड़की की, अपने घर चली जाएगी। समाज में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई। अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, कोलकाता का जो एक केस हुआ है तो उसमें अभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो भी एक जो है हमारा जेंडर से रिलेटेड जो वायलेंस हुआ है उस पे बात हो रही है। उसके साथ में लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब जानकारी नहीं है कि हमें कैसे आगे परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में, बच्चों को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, शादी कर देते हैं। सेफ्टी कंसर्न ओवर गर्ल चिल्ड्रन एंड कंट्रोल ओवर देयर सेक्सुअलिटी, ठीक है, जिसपे हमने बात की कि सिर्फ गर्ल्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार जो है बाल विवाह किए गए हैं। हमारे यहाँ का इतिहास रहा है, देखा है कि पहले जब बाहर से हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए हैं तो उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को अपने महल में बंदी बना के रखा था, तो उस समय भी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी कि लड़की की शादी हो चुकी है। तो ये सारे चाइल्ड मैरिज के कारण हैं। और उसके साथ डाउरी सिस्टम की बात कर लें तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है चाइल्ड मैरिज का। कंसीडरिंग गर्ल्स एज अ हाउस होल्ड हेल्पर, ठीक है, कि किसी को अपने यहाँ एक हेल्पर चाहिए और उसके यहाँ लड़के हैं तो उन्होंने एक बच्ची से शादी कर दी कि एक लड़की आ जाएगी, शादी करके छोटी उम्र की रहेगी तो लंबे समय तक हमारे यहाँ काम करेगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कि चाइल्ड मैरिज हमारे समाज में बढ़ती गई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई है, कुछ रूल्स अच्छे आए हैं, उसके कारण चाइल्ड मैरिज पे अब लगातार कमी आ रही है। और अगर हम चाइल्ड मैरिज के इफेक्ट्स देखें कि जिस बच्चे की शादी कर दी जाती है बचपन में, लड़के की हो या लड़की की हो, दोनों में ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज जो होती है वो लड़कियों की होती है, लड़कों की बहुत कम होती है। तो यहाँ लड़कियों के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करूं तो सबसे पहले जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है कि अगर किसी भी लड़की की चाइल्ड मैरिज होती है 18 साल से पहले अगर बच्ची की शादी कर दी गई है तो उसके कारण सबसे पहला जो ड्रॉबैक होता है कि प्री मेच्योर प्रेगनेंसी की, अभी वो प्रेगनेंसी के लिए, गर्भ धारण करने के लिए अभी मेच्योर नहीं हुई है, उसका शरीर अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो गर्भ धारण कर सके, किसी बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन शादी हो चुकी है तो इसलिए उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसके कारण उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार प्री मेच्योर प्रेगनेंसी के कारण लड़की की डेथ भी हो जाती है डिलीवरी के समय, या फिर माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है। उसके बाद हाई रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जो मैंने बताया कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। उसके साथ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है अगर हमने बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी और वो माँ बन गई। उसके साथ मल न्यूट्रिशन, कुपोषण का भी शिकार होती हैं। उसके साथ अगर हम साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस की बात करें, ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब हमारा मानसिक, तो जिन बच्चियों की शादी उम्र से पहले कर दी जाती है वो उनको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो बॉयज हैं जिनकी उम्र से पहले शादी कर दी जाती है उनको भी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो अब हम इस चाइल्ड मैरिज को कैसे प्रिवेंट करें, मीन्स इससे हम कैसे अपने समाज को बचाएं। अपने समाज में जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो उस शादी को हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिवेंशंस हैं कि हम अगर इस तरीके से अगर हम कुछ करते हैं तो वहाँ पर जो है हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं और अपने जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको प्रॉपर एजुकेट कर सकते हैं, आगे वो अपना बेटर भविष्य बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन एंड एम्पावरिंग गर्ल्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स, ठीक है, सबसे पहले हमें गर्ल्स को एजुकेट करना है कि आपको
बचपन में शादी नहीं करनी है, नहीं तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। और साथ ही साथ जो वो लड़की है या लड़का है उसके पेरेंट्स को भी हमें एजुकेट करना है, उनको भी बताना है कि अगर आप छोटी उम्र में अपने बच्चों की शादी कर रहे हो तो उसके कारण क्या क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ मोबिलाइजिंग एंड एजुकेटिंग कम्युनिटी, ठीक है, तो जो हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वहां पर भी हमें उनको भी एजुकेट करना है कि आपके अगर अड़ोस पड़ोस में इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है, बाल विवाह होता है, तो आप उसको रोको, उनको समझाओ, या फिर आप पुलिस को कंप्लेन करो बिकॉज कि अब लॉ बन चुका है। उसके साथ प्रोवाइडिंग रिलीवेंट इकोनॉमिक सपोर्ट टू द गर्ल्स फैमिली, उसके साथ जहाँ पे लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, गरीब घर की लड़कियों की शादी कर दी जाती है कि आगे इसको पढ़ाएगा कौन, कैसे इसका कैसे पालन पोषण होगा, तो ऐसी फैमिलीज को जो है हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए कि सभी लोग मिलकर के अगर उनको सोशली और फाइनेंशियली हेल्प देते हैं तो उस लड़की की प्रॉपर एजुकेशन हो सकती है और वो बाल विवाह से बच सकती है। उसके साथ स्ट्रिक्ट लॉ एंड पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्स चाइल्ड टू मैरी, उसके साथ जो हमारे लॉ हैं, जो नियम और कानून है वो स्टिक हो चुके हैं कि जो कोई अगर बाल विवाह के लिए दबाव डालता है, फोर्सफुली शादी करवाता है बच्चों की, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उसमें प्रॉपर सब लोगों को एजुकेट किया जाए। जैसे आज आप लोग यहाँ बैठ करके इन सारी बातों को सुन रहे हो और अवेयर हो रहे हो कि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो उसके कारण क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बच्चों? हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन है और कुछ और पूछना है आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये बाल विवाह की कुछ तस्वीरें हैं, एक ही धर्म में नहीं सभी जगह बाल विवाह होते हैं। ठीक है, किसी एक जगह की बात नहीं है कि किसी एक जगह होते, सभी जगह आपको बाल विवाह के केस मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? किसी को कुछ पता है? किसी स्टूडेंट को कुछ पता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? लिंग भेदभाव किसी को नहीं पता? अच्छा, आप लोगों के घर में कभी ऐसा होता है कि भाई को हम स्कूल भेजेंगे और बहन को स्कूल नहीं भेजेंगे, घर का काम करना है? किसी क्या नहीं होता ऐसा? तब तो बहुत अच्छी बात है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फिर तो है ही नहीं। भाई और बहन दोनों साथ पढ़ने जाते हैं, साथ आते हैं। ठीक है, जैसे कमलपुर, बच्चों माइक ले लो आप। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो आप। अच्छा, टीचर है। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अब बेटा मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों के यहाँ कभी ऐसा होता है कि आपके भाई को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाए और आपको या किसी दूसरी लड़की को ये बोला जाए कि आप घर पे बैठ के काम करो या आपको कुछ संभालना है, छोटे भाई बहनों को संभालना है, इसलिए आप स्कूल ना जाओ? नो मैम। अच्छा, और किसी तरीके का भेदभाव होता है कि लड़के लड़कियों में किस तरीके के भेदभाव होते हैं, पता है आपको इसके बारे में? यस मैम। क्या क्या भेदभाव किए जाते हैं हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के साथ? मैम, जैसे एजुकेशन में कि लड़कों को ज्यादा आगे पढ़ा देते हैं पर लड़कियों को कम तक ही पढ़ाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि लड़कियों को 8वीं या 10वीं करा दिया और लड़कों को आगे कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या चीजें होती हैं हमारे साथ में? हाँ मैम, बाहर जाने में भी रोक टोक होती है। हाँ, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है क्योंकि कहते हैं कि समाज अच्छा नहीं है ना, लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी कर देगा, लेकिन वो बदतमीजी कौन करता है ये पता है ना, लड़के करते हैं ना। तो हमें लड़कों को और लड़कियों को दोनों को एजुकेट करना है। ठीक है ना, ना लड़कों को बाहर जाने देना है ना लड़कियों को। जो टाइम है उस टाइम पे ही बाहर जाने देना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? पेरेंट्स की होती है कि लड़का और लड़की दोनों को ये समझाएं कि आपको किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम प्रणाम। प्रणाम बेटा।
मैम मेरा नाम आर्यन है, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। यस। जी मैम, आजकल लड़कियों को नहीं पढ़ाने देते, हाँ, लड़कों को ही लड़कों पढ़ाने को। देते हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से ये बताओ आर्यन बेटा, ये सही है या गलत है? मैम ये बहुत गलत है। गलत है, तो आगे आप लोगों को आना है ना। लड़कियों को भी आना आपके घर चाहिए में आगे। अगर घर के है ना, अगर आपके घर में कोई बहन, छोटी या बड़ी बहन है, अगर उसकी पढ़ाई रोक दी गई है और आपकी पढ़ाई कराई जा रही है, तो आपको बोलना है मम्मी पापा से या परिवार में कहीं पर भी कि सबको पढ़ाना है। अगर हम जाएंगे तो हम साथ पढ़ने जी मैम। जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। जी मैम जी। हाँ, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप लोगों को आज अभी आगे की स्लाइड में आपको और भी कुछ बहुत अच्छा पता चलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट देखो इतनी सारी व्यवस्थाएं दे रही है आप लोगों का। मेरे ख्याल से सरकारी जो स्कूल है, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, आप लोगों के बीच जी से ही हूँ मैं। तो इतनी फीस भी नहीं होती है कि पेरेंट्स ना पढ़ा पाए आज के समय में, ठीक है। तो आपको अपने अड़ोस पड़ोस अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोगों को आज आप लोगों को पता चल रहा है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग भेदभाव है, लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव है, ठीक है। तो उसको जी। दूर करने के लिए आप लोगों को आगे आना है, ठीक जी। है। हाँ, जी और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैम। आर्यन बहुत अच्छा लगा, वेलकम। तो ठीक है, तो हमने यहाँ देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात करी। उसके साथ में अगर हम भेदभाव की बात करें तो एक बहुत बड़ा भेदभाव होता है कब, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो अगर उसके पहले से 2 या 3 बच्चे हैं, वो लड़कियां हैं, तो वहां पे उस लेडीज के ऊपर घर वाले प्रेशर बनाते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, अगर लड़की होगी तो अबॉर्शन कर देंगे, लड़का होगा तो ठीक है। तो ये भी एक लिंग भेदभाव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हमारे यहाँ ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना है और लोगों को शिक्षित करना है। तो यहाँ आप आज जो ये सेशन लिया जा रहा है आप लोगों का बहुत अलग अलग विषयों पे, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि आगे आप लोग जब समाज में आओगे, अपनी जिम्मेदारियां जब आपको निभानी है, तो वहां पर आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना है कि ये जो हमारी कुरीतियां हैं, इनको हमें आगे लेकर के नहीं आना है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा जो शिक्षा है, तो उसका हमें उपयोग करना है समाज से इन सारी कुरीतियों को हटाने के लिए। इसके साथ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, लिंग भेदभाव के, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर लिंग भेदभाव की बात की जाए तो गवर्नमेंट पे तो पे स्केल एक ही रहता है टीचर का, चाहे वो मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो। लेकिन जब हम प्राइवेट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पे गैप, मतलब पे गैप का मतलब जो सैलरी होती है, तो फीमेल की सैलरी कुछ दूसरी होगी और मेल की सैलरी दूसरी होती है। कि आप लोग अगर कल को पढ़ करके आगे आते हो, अच्छे कोर्स करने के बाद जब आप जॉब पे जाओगे, तो वहां पर हमें इस तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पे भी बात करनी है, इस पे भी गवर्नमेंट को काम करना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे कि आप लोग हैं, तो आपको चाहे फीमेल टीचर है चाहे मेल टीचर, दोनों इक्वल ही पढ़ाती हैं, तो उनकी सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें एग्जाम्पल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, तो जो बात हुई आर्यन ने अभी बोला, तो कि लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उसी पे कि गर्ल्स आर 2.5 टाइम्स मोर लाइकली देन बॉयज टू लीव स्कूल ड्यूरिंग क्राइसिस which impacts their economical opportunities, safety, health and more, ठीक है। कि अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है, घर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें लड़कियों का जो है वो स्कूल छुड़वा दिया जाता है और लड़कों को कंटिन्यू किया जाता है। उसके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर गर्ल्स के प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो प्रत्येक घंटा 1 घंटे, जब जिस समय मैं 1 घंटे आप लोगों के साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ, उस 1 घंटे में 5 वुमेन या गर्ल्स का मर्डर हो चुका होता है कहीं पर किसी फैमिली में। यह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, चाहे वो जिस भी कारण से हुआ हो, लेकिन 5 लड़कियां या 5 वुमेन को उनकी फैमिली में मार दिया जाता है। उसके साथ जो हमारी 15 से 19 साल की लड़कियां हैं, उनका जो एक्सपीरियंस, उनकी बात की गई, अराउंड 15 मिलियन गर्ल्स जो 15 to 19 ईयर्स ओल्ड एज की थी,
उन्होंने ये बताया कि उनके साथ में कई जगहों पर कई जगह ऐसी होती, चाहे वो शादी की किसी शादी में गई हो, किसी फंक्शन में गई हो, उनको जो है सेक्स के लिए फोर्स किया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोग जो गर्ल्स हैं, मैं बॉयज को भी बोलूंगी कि बॉयज के साथ भी ऐसे जो है इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आप लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जो भी आपके समाज का, आपके रिश्तेदार हैं, परिवार में है, समाज में है, आप उनसे दूर रहो। अगर कोई भी इस तरीके का कोई ऑफेंस करता है तो आप अपने घर वालों को बताओ, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशंस आती है वो सिर्फ जो परिवार के बहुत क्लोज लोग होते हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। उसके साथ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फीमेल्स की बात करें तो वर्क प्लेस, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, वो सबके लिए सेफ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी फीमेल्स को इग्नोर किया जाता है, निग्लिजेंसी फेस करती हैं और कई बार सेक्सुअल हरासमेंट भी उनके साथ होता है। और उसके साथ जो दूसरी फील्ड से बात करें हम यहाँ पर, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की जो फील्ड है, वहाँ पर अभी भी मेल डोमिनेंट है, वहाँ पे फीमेल्स बहुत कम है। जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो तो मोस्टली लड़कियों को ये बोल दिया जाता है, अगर वो मैथ्स का सिलेक्शन करती हैं 11th में, कि अरे गर्ल्स की मैथ अच्छी नहीं होती है। ये चीज भी कई बार देखने को मिला है। तो नहीं, गर्ल्स और बॉयज मैथ साइंस सबकी अच्छी होगी अगर आप लोग उस पे फोकस करोगे, ठीक है, उस पे मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो क्यों नहीं अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो ये भी जब हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे कई बच्चे होंगे जिनको वो सब्जेक्ट चाहिए होगा 11th में और शायद उनको ना दिया गया हो कि नहीं, लड़कियां ये चीज नहीं कर पाती हैं, लड़कियों के लिए तो होम साइंस ही अच्छा है, या लड़कियां आर्ट करें, पेंटिंग करें, मैथ साइंस लड़कियों के बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ कि कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए था, चूज किया हो और ना दिया गया हो? ये देखो, ये है आपके ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी, ठीक है। अगर लड़के या लड़की किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपके ह्यूमन राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका जो ह्यूमन राइट्स है, ये सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये रूल्स और रेगुलेशंस है, लॉ है, नियम है आप लोगों के लिए, ठीक है। कानूनी तौर पर आपके ये राइट्स है, इनका आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव, ठीक है, भेदभाव से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये कानून की किताब में दिया गया है कि सबको इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, किसी के लिए कोई राइट्स अलग अलग नहीं है। तो आपको पूरे राइट्स है भेदभाव से दूर रहने के। आपके साथ भेदभाव किया जाएगा तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। उसके साथ इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, कि आपका जो लॉ है, लॉ से पहले आप इक्वलिटी की बात कर सकते हो, इक्वल हो आप लोग, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल हैं, दोनों को एजुकेशन की राइट्स हैं, दोनों को खाना खाने के राइट्स हैं, दोनों को जॉब करने के राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस, सिक्योरिटी, साथ में सिक्योरिटी, जैसे आप स्कूल में हो, आप घर पे हो, तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि सोसाइटी को सिक्योरिटी दी जाए, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी सिक्योरिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए। आप स्कूल आ रहे हो तो आपके साथ स्कूल में कोई वायलेंस एक्टिविटी ना हो, हिंसात्मक एक्टिविटीज जो होती है, कोई भी आकर के स्कूल में आपके साथ हिंसा नहीं कर सकता है, बदतमीजी नहीं कर सकता है, उसके लिए आपके राइट्स हैं। उसके साथ लिबर्टी के राइट्स हैं, ठीक है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, कुछ बात कर सकते हो, बॉर्न फ्री, ठीक है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, कुछ भी सोचने की जो है उसके लिए हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, करने के लिए नहीं, सोचने के लिए, सोचने की आजादी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर हम जो है प्रॉपर एक लड़के और लड़कियां बराबर काम कर रहे हैं तो उनको पे भी बराबर का मिलना चाहिए, ठीक है। ये आपके ह्यूमन राइट्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो बात की गई थी उस पे, कि छोटी बच्ची है वो पानी लेने जा रही है, ठीक है, तो इस जगह पे अगर उनके घर में कोई लड़का होगा तो उसको स्कूल भेज दिया होगा। ये आधी स्लाइड आपकी आई नहीं है, इसमें थोड़ा सा
उसके बाद आपका टोबैको और अल्कोहल पे बात की गई थी, जो आजकल के बच्चे लेते हैं, तो उसके कारण देखो कितने सारे नुकसान हो जाते हैं आपको टोबैको अल्कोहल से। टोबैको से बहुत सारी बीमारियां होती है, लंग्स डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, विजन लॉस, डिक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है, उसके साथ अल्कोहल से भी हमारा लीवर डैमेज होता है, हार्ट डिजीज होती है, डिप्रेशन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं अगर हम टोबैको और अल्कोहल को यूज करते हैं। तो अब अगर आपका कोई कलीग है, कोई सहपाठी है, वो इस तरीके की कुछ चीजें यूज कर रहा है, तो उसको बोलो कि इन सब चीजों को छोड़ दे। अगर कोई टोबैको यूज कर रहा है तो कैंसर देखो कहाँ कहाँ का हो सकता है। ठीक है, पूरी हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, लंग से लेके लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, सभी जगह का कैंसर डेवलप होता है अगर टोबैको यूज करते हैं। ये आपके ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो उसके क्या क्या इश्यूज है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सिम्टम्स देखो, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, लंग्स डिजीज है, पेरोनिया, वायलेंस, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी स्लीपिंग, चेंज इन फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ड्रग्स ले रहे होते हैं तो जैसे आपके बीच का अगर कोई लड़का या लड़की ड्रग ले रहा होगा और आप लोग नहीं लेते हो, तो वो आप लोगों से फ्रेंडशिप तोड़ देगा। वो वैसे दोस्तों के साथ रहेगा जो ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ वेट लॉस भी होता है, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें होती हैं। उसके कारण देखो इफेक्ट, ये तो सिम्टम्स हुए एक तरफ अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, लेकिन अगर ड्रग्स लेने के बाद उसके शरीर पे क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो उसका बिहेवियर बहुत खतरनाक हो जाता है। गुस्सा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हो जाती है उस पे। हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ में जो है आपका वो स्कूल ड्रॉप कर देता है, पढ़ाई लिखाई से वो पीछे आ जाता है, वो बिकॉज कि वो अब नशे में पड़ गया है, तो उसके कारण वो बिल्कुल स्कूल वगैरह जाना बंद कर देता है और डिसीजन भी नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इन सारी चीजों से बचना भी है और बचाना भी है अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, आगे कहीं आगे कुछ अच्छा आपने अगर सोच रखा है फ्यूचर में बनने के लिए। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियर, ठीक है, स्कोलेस्टिक, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स। आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है कि आप किशोरावस्था में हो, तो ना आप बच्चे हो ना आप बड़े हो, तो आपके साथ जो घर वाले व्यवहार करते हैं उस पे आप इरिटेट होते हो कि ना मैं कि ये मुझे बच्चा भी नहीं मानते और बहुत बड़ा भी नहीं मानते कि हर डिसीजन में हमसे बात करें। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके साथ थोड़ा सा ये जो मेंटल इलनेस के कारण मूड चेंज, बिहेवियर चेंज, उस पे है ये स्लाइड्स जो आप लोग देख चुके हैं। फिर ओबेसिटी की बात की गई थी कि इस एज पे ओबेसिटी होती है बिकॉज की ओवर ईटिंग। खाना खा लिया, लंच टाइम हुआ, हमने खाना खा लिया, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों के साथ बैठ करके फिर से हमने पिज्जा चाउमीन खाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके कारण ओबेसिटी, और उसके कारण फिर हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी एंड स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक अच्छा हेल्दी बच्चा था और ओवर ईटिंग करके अपने दोस्तों के साथ या अपने टेस्ट के लिए वो पिज्जा और बर्गर खा कर करके अंत में ओबेज अडल्ट, मोटे अंकल बन गए। ठीक है, ये गर्ल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस, टीनेज प्रेगनेंसी, ये गर्ल्स से रिलेटेड है कि आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोगों का टॉयलेट साफ नहीं है तो उसके कारण दिक्कत आती है, तो इस पे भी आप लोगों को बचाव रखना है। ठीक है, पीसीओडी, पीसीओएस की जो मेन का आज की डेट पे प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा खान पीन है वो चेंज हो गया है और एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करते हैं इसलिए। ठीक है, ये आपकी कुछ पिक्स हैं पीसीओएस और पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, साइन सिम्टम्स हैं और कैसे होते हैं वो चीजें हैं आपकी। इसमें बच्चों को कुछ पूछना है, गर्ल्स को कुछ पूछना है इस स्लाइड पर, पीसीओडी और पीसीओएस और हार्मोनल चेंजेस पर किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या कैसे हम बच सकते हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस यहाँ पर है कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आप हेल्दी भी रहोगे। ये आपकी जो उम्र है उस उम्र में आपको अच्छे खान पीन का ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इस उम्र में आप लोगों को खेल कूद भी करने हैं, प्रोटीन और विटामिन ये सारी चीजें आपको खानी है। इनसे ये प्रोटीन और विटामिन जिस खाने में मिलते हैं, सब्जियां लेनी है, उन सारी चीजों को आपको बढ़ा देना है अपने रूटीन लाइफ में, ठीक है। और जो मौसमी फल होते हैं उनको जरूर आप लोगों को अपने डाइट चार्ट में शामिल करना है कि आप उनको रेगुलर खाओगे, उससे आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी। अगर आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल रहती है तो उसके कारण हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं सभी जगह, जो हमारे ऑर्गन्स हैं सभी जगह प्रॉब्लम होती है, चाहे हमारा ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी है, और उसके साथ स्टमक है, लीवर है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, लंग्स हैं, सभी जगह जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को हेल्दी डाइट लेनी है। अब उसके बाद बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, करियर की बात, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यहाँ 11th में एडमिशन लिया, अच्छा हैंड रेज है बेटा, हाँ आप क्वेश्चन पूछिए क्या है। कमलपुर, आपका हैंडेज आया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछिए अपना। कोई क्वेश्चन है बेटा आपका, पूछिए आप। नो मैम। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। यस बेटा, ये स्लाइड पूरी हो जाए उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हम 2 मिनट का सेशन रख लेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछ लेना आप, ठीक है। तो हम बात करेंगे करियर की। तो जैसे आप लोगों ने 11th में एडमिशन लिया 10th के बाद आकर के, तो आप लोगों को अभी यहाँ पे कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोग आगे चलकर क्या बनोगे? ये पिक्चर है, इसमें से बताइए आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है आप लोगों को क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर। हैंड रेज करो आप लोगों ने अगर कुछ डिसाइड किया है। किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी आप लोगों को क्या बनना है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किशोरावस्था में आती है वो यहीं पर आती है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि आपको आगे चल करके करियर किसमें डेवलप करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप जो एरोनॉटिकल में जा सकते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, कुछ और उसके साथ आप किसी भी फील्ड में जा करके वहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए लेकिन तैयारी कहाँ से शुरू होती है पता है आप लोगों को? 9th से आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। ये अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, उसके बेस पे जो टेस्ट होंगे उनको आपको वहां पर पास करने होंगे। उसके बाद आप मैथ्स में इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो। अगर आप जो है मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो उन सब चीजों के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं आफ्टर 12th। तो आपको यहाँ से साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम्स होती हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस पे है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ के लिए साइंस स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं आपको कॉमर्स की तरफ जाना होगा, ठीक है। उसके साथ अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, आपको IAS, PCS या और भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, फॉरेस्टर की, रेंजर्स की, तो वो सारी आपकी इसी पे आती हैं। तो उसके लिए आपको ह्यूमैनिटी पे आर्ट की सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। तो इस तरीके से आपका करियर यहीं पे डिसाइड होता है कि आप आगे चल करके किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको 11th और 12th में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि आगे आपको कंपटीशन निकालना होता है। ये कैरियर ऑप्शंस देखो, बहुत सारे यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस अब दे दिए मैंने आपको। अभी तक आपने फोटोज देखी थी, अब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आप अपने आप को देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी टीचर से बात करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा करियर लेना है, उसके लिए आपके स्कूल की जो टीचर्स होंगे वो आपकी मदद करेंगे। उसके बावजूद अगर कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये नंबर है, तो आप हम लोगों से भी बात कर सकते हो कि हमने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं तो इसके बाद हमारे कौन से कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता दो मुझे, हैंड रेज कर दो, माइक ले लो, क्योंकि सेशन आज का ओवर हो चुका है अब।
थैंक यू सो मच बच्चों कि आपने आज पूरा ये सेशन लिया है, और सभी टीचर्स को धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ में यहाँ पे ये पूरा सेशन अटेंड किया। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो बच्चों, आपने सुना होगा हमारे यहाँ जो है आरती मैडम ने जो है बहुत अच्छी आपको बातें बताई हैं, और धन्यवाद है आरती मैम का कि इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बच्चों को बताई हैं। और अगला हमारा सेशन होगा ब्लड डोनेशन पे, और इसमें मैं सोचती हूँ यदि इसमें कक्षा 11-12 के बच्चे भी बैठे होते तो ज़्यादा लाभदायक होता उनके लिए, क्योंकि ये ज़्यादा उन्हीं से जो है संबंधित है। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं, यदि वो कक्षा 11 या 12 के बच्चे हैं अवेलेबल हो जाते हैं तो उनको बैठा दीजिए उसमें, और टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमको भी सुननी है डॉक्टर साहब से, वो सब बातें हमको बताएंगे कि कैसे ब्लड डोनेशन से आप कितनी जो है एक जो है उपकार कर सकते हैं, एक जो है जिंदगी दे सकते हैं आप। तो आगे का जो सेशन चलना है हमारा, वो उसमें जो है डॉक्टर एस.एस. कंडारी हमारे विशेषज्ञ हैं। तो आगे मैं जो हूँ उन्हीं को ये माइक सौंपती हूँ, डॉक्टर एस.एस. कंडारी। चलिए, सभी टीचर्स और इस प्रोग्राम में वर्चुअल प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर एस.एस. कंडारी, अभी मैं जो हूँ डायरेक्टर, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का डायरेक्टर भी हूँ, और अदरवाइज डीजी ऑफिस में जॉइंट डायरेक्टर्स भी हूँ। मैं कई प्रोग्राम्स देखता हूँ साथ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्लड डोनेशन को लेके। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इंटरेक्शन भी करें, है ना। खाली एक साइड बोलने से फिर मुझे भी लगेगा कि मैं खाली एक बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं खाली। अगर आपकी तरफ से इंटरेक्शंस भी आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके लगता होगा कि आपके कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो इंटरैक्टिव सेशंस होगा तो मिलने भी फ्रूटफुल होगा। और ये सेशन लेने का, ब्लड डोनेशन लेने का जो है आप लोगों से कारण ये है क्योंकि अभी आपकी उम्र ब्लड डोनेशन की नहीं हुई है। ब्लड डोनेशन जो होता है 18 साल से ऊपर ही किया जाता है, 18 से 65 साल का। बट आप लोग आप लोग एक माध्यम है समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्लड डोनेशन को लेके, क्योंकि समाज में कई भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन को लेके। तो आज का टॉपिक जो है हमारा ब्लड डोनेशन पे ही होगा। तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन में कुछ बातें हैं कि हमारा रक्तदान, महादान, जैसे पहले मैम ने भी बताया है, रक्तदान जो है एक महादान है। तो महादान किस लिए बोला जाता है कि रक्तदान जो है हम लोग जीते जी रक्तदान करते हैं। दान, हम जनरली दान का मतलब होता है कि मरने के बाद आप चाहे अपना नेत्र दान कर रहे हैं, चाहे आप अंग दान कर रहे हैं, वो आप मरने के बाद करते हैं। लेकिन ये वाला जो दान है, रक्त का दान, ये आप जीते जी आप अपना एक दान कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। इससे आप जो है कम से कम 3 से 4 लोगों की जान बचा रहे हैं। वो कैसे, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कैसे। तो अब आपको पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि अगर हमारे पास रक्त में जो है, अगर हम 1 यूनिट डोनेट करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो है 5 से 6 लीटर खून होता है। हम जो रक्तदान करते हैं उसका जस्ट एक अंश है। हम जो है उसका 350 से 450 मिलीलीटर, हम 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में है, और हम 350 से 450 मिलीलीटर सिर्फ दे रहे हैं हम अपना ब्लड। तो उसका बहुत कम पार्ट हम डोनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि मैं जो है डोनेट करूंगा तो ये जो है मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और मेरा इतना खून ले लेंगे। आपके शरीर में इतना खून है, लेकिन उसका जरा सा पार्ट अगर आपने एक डोनेट कर दिया, उससे आप 3 से 4 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। कैसे? जब आप 1 यूनिट को आप अपना ब्लड को डोनेट करते हैं तो आपका 1 यूनिट ब्लड होता है 350 से 450 ml। उस ब्लड को जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को थोड़ा सा ब्लड के बारे में ये सब जानकारी होगी कि हमारा ब्लड का कंपोजिशन जो होता है, हमारा 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है रेड, आपका जो होता है अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए। तो ये सब जो है 45% में है, 55% जो है हमारा प्लाज्मा होता है। तो जब भी आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, आपने तो एक पूरा अपना खून डोनेट कर दिया। उस खून से हम लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। कंपोनेंट्स अलग अलग करने का मतलब
मतलब हो गया, उससे प्लाज्मा आपको सेपरेट किया जाता है, उससे आपको रेड ब्लड सेल्स आपको अलग किया जाता है, उससे आपको प्लेटलेट्स अलग किए जाते हैं, उससे आपका जो होता है कोगुलेशन फैक्टर्स अलग किए जाते हैं। ये सब जो होता है अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है। जब आपका ब्लड लिया जाता है उसके बाद वो लैब में जाता है, ब्लड बैंक्स में जाता है। ब्लड बैंक में हमारे पास सेपरेशन ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होती है, जिसमें उस ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है। तो जिस व्यक्ति को जिस कंपोनेंट की जरूरत है तो उस कंपोनेंट को वो दिया जाता है। तो अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि रक्तदान महादान है और एक आदमी जो है 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? आपने जो खून दिया उसका प्लाज्मा अलग कर लिया, प्लाज्मा अलग करने के बाद रेड ब्लड सेल्स को अलग कर दिया, रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स को अलग कर दिया, प्लेटलेट्स के बाद आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और उसके बाद कोगुलेशन फैक्टर्स, ये सब अलग अलग कर दिए। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उस कंपोनेंट को उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो 1 यूनिट ब्लड से आपने जब अलग अलग कंपोनेंट्स कर दिए तो 3 से 4 लोगों की आपने जान बचा ली। तो आपका जस्ट एक थोड़ा सा ब्लड देने से आप 3 से 4 व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। ये काम जीते जी आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि रक्तदान जो है एक महादान है। तो इसमें सबको क्लैरिटी आई कि नहीं आई? कोई बताए, मतलब कोई इंटरेक्शन भी करे, कोई बच्चे बताए अगर किसी को कोई वो है। सब क्लियर है तो आगे चलेंगे फिर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा है। अगर सब क्लियर है आप लोग तो अपना हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। अगर सब बच्चों को ये चीज जितना मैंने बताया वो समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कीजिए। मुझे लगेगा कि मैंने जो है मैं बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। शाबाश, थैंक यू बच्चों। आगे भी हम ऐसी ही बातें कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है अपना हाथ ऊपर कर लीजिएगा। अगर डाउट्स तो होने ही चाहिए जब इतना चीजें आपको बता रहे हैं तो। उसके बाद जब आप डोनेशंस की बात करें तो डोनेशंस में आपने 1 यूनिट ब्लड देने से आपने 3 से 4 लोगों की जान बचा ली। अब डोनेशन जो होता है हमारे पास, ब्लड डोनेशन, हमारे पास ब्लड डोनेट क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, इसके कई रीजंस होते हैं। आपने देखा होगा किसी को खून की कमी, जिसको एनीमिया भी बोलते हैं, किसी को खून की कमी हो गई तो उसको बोला जाता है कि आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, किसी का सर्जरी हो रहा है, ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, उसको कहते हैं कि आप इतना यूनिट का इंतजाम कर लीजिए। किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसको जो है ना उसका ब्लड लॉस हो गया तो उसको कहा जाता है कि आप ब्लड का इंतजाम, उनके फैमिली मेंबर्स को कहा जाता है कि ब्लड का इंतजाम कीजिए। ठीक है, आपने डेंगू के टाइम पे देखा होगा, लास्ट टाइम डेंगू भी हुआ था, सब लोग प्लेटलेट्स के पीछे दौड़ रहे थे कि प्लेटलेट्स चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए। तो प्लेटलेट्स ऐसे टाइम पे जब हमारे इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं या जिसका खून मतलब प्लेटलेट्स का काम होता है कि खून को रोकना, खून को जमाना, एक तरीके से खून बहने को रोकना। तो अगर किसी को खून बहने से नहीं रुक रहा है तो उसको हो सकता है प्लेटलेट्स की जरूरत हो। फिर कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो खून को रोकते हैं। जैसे हम हेमोफीलिया की बात करें, आप लोगों ने अगर सुना होगा कभी हेमोफीलिया, जिसमें आपका फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये फैक्टर्स जो होते हैं वो खून रोकने में काम करते हैं। अगर इन फैक्टर्स की कमी आ गई तो जिस आदमी को ये हेमोफीलिया डिजीज है तो उसका खून भी रुकने से मतलब रुकता जमता नहीं है। तो इन लोगों को फैक्टर्स की फैक्टर 8 की जरूरत, अगर हेमोफीलिया है तो फैक्टर 8 की जरूरत पड़ती है, हेमोफीलिया बी है तो फैक्टर 9 की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कई तरह के हमारे पास केसेस है। जैसे आप डिलीवरी के बाद कई माताएं आपने सुनी होगी कि रक्तस्राव से, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज, उससे उनकी डेथ हो जाती है, उनको खून मिल नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस के लिए आपको खून की जरूरत पड़ती है। हम लोग अगर बात करें कि पूरे इंडिया में हमारे पास, जैसे उत्तराखंड की बात करें, अभी हमारे पास हाल में 61 ब्लड बैंक्स हैं। तो 61 ब्लड बैंक्स काम कर रहे हैं इसमें। तो ब्लड बैंक का काम होता है कि ब्लड स्टोरेज करना, ताकि कभी किसी मरीज को किसी भी तरह का खून की कमी ना हो। ठीक है, चाहे वो हेमोफीलिया का पेशेंट्स हो, चाहे आपका सिकल सेल एनीमिया का हो, जिसमें उसका रेड ब्लड सेल का शेप चेंज हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। तीसरा आपका थैलीसीमिया, आपने सुना होगा, थैलीसीमिया वाले को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। हम इतने सारे लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन ब्लड आ कहाँ से रहा है? हमारे पास इतने सारे डोनर्स भी नहीं है हमारे पास। हमें जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेशंस की, तभी हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो ये जो ब्लड डोनेशंस की बात करें तो इसमें जो होता है क्राइटेरिया होता है, हर कोई जो है इसमें ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। ब्लड डोनेशन करने का जो क्राइटेरिया है वो आप सुन लीजिए। इसमें जो उम्र की बात करें तो 18 से 45 साल, ये 65 साल, 18 to 65 ईयर्स जो है 18 साल से 65 साल वाला डोनेट कर सकता है। दूसरा, उसका वेट जो होता है 45 केजी से ज्यादा वेट होना चाहिए। तीसरा, अगर उसको हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन उसका 12.5 ग्राम % या उससे ऊपर होना चाहिए। चौथी, अगर हम बात करें उसका टेम्परेचर जो है, ऐसे कंडीशन फीवर वगैरह में कोई ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, उसके बाद पल्स की बात करें तो पल्स आपकी नॉर्मल पल्स होनी चाहिए। पल्स नॉर्मल हो और किसी भी प्रकार का उसमें इरेगुलरिटीज ना हो, मतलब रेगुलर पल्स हो, रिदम उसका नॉर्मल हो। तो इस तरीके के लोग जो होता है पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं हम 18 to 65 में कि ऐसे लोग हमें मिले जो है ब्लड डोनेशन कर सके, उसके लिए क्राइटेरिया ये है। अब उसके बाद जो है जब ये ब्लड डोनेशंस के लिए जाते हैं 18 से 45, तो सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी भी लैब में जाए, आपसे जो होता है आपने आजकल देखा होगा कि कई लैब्स में जो होते हैं कई तरह के पैकेजेस होते हैं। आप पूरी बॉडी का चेकअप कराओ, आप HIV टेस्ट कराओ, आप हेपेटाइटिस B का टेस्ट कराओ, आप अपना पल्स का चेक कराओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, आपका वेट चेक कराओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन ब्लड डोनेशन जब आप करने जाते हैं तो ब्लड डोनेशन में ये सारी सुविधाएं आपको फ्री में मिलती है। आप ब्लड डोनेशन करने का रीजन ये तो है कि आपका खून जो है 3 से 4 आदमियों की जान बचा रहा है, लेकिन दूसरा चीज ये भी है कि आप अपने को स्वस्थ देख सकते हैं कि आप हेल्दी है कि नहीं है। अगर आप हेल्दी है तो आप ब्लड डोनेशन कीजिए बिल्कुल, और 350 से 450 ml आपका ब्लड लिया जाएगा। तो इससे एक ब्लड डोनेशन में है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे और किसी भी तरह का टेस्ट का कोई फी नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले आपका क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपको बताया, एज बता दिया, आपको वेट बता दिया, हीमोग्लोबिन बता दिया, ये सब चीजें जो है आपका पहले तो ये इस रेंज में होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप ये सब एलिजिबल हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपने पहले ब्लड डोनेट किया है, कि आपको कभी मलेरिया हुआ है, कि आपका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, एक लंबा चौड़ा फॉर्म होता है। तो फॉर्म आपको भरना पड़ता है जिससे हम जानते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, कोई हाई रिस्क बिहेवियर वाला तो नहीं है। उसके बाद आपको ब्लड डोनेशंस के लिए आपको ले जाया जाता है। ब्लड डोनेशन में जब आप ब्लड दे देते हैं तो आपको पांच डिजीजेस के लिए आपका टेस्ट किया जाता है, जिसको हम TTIs बोलते हैं। TTI का मतलब हो गया ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शंस, जो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, आपके रक्तदान से जो है आपकी बीमारियां फैल सकती है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने ऐसी 5 बीमारियां हम लोग को बोला है टेस्टिंग करने के लिए, कि आपको जो है ये 5 डिजीजेस का टेस्टिंग करना ही है, जिसमें आपका हेपेटाइटिस, सबसे पहले HIV 1 and 2, सेकेंड हो गया हेपेटाइटिस B वायरस, तीसरा हो गया हेपेटाइटिस C वायरस का टेस्टिंग, चौथा आपका सिफिलिस का टेस्टिंग, और पांचवा आपका मलेरिया का टेस्टिंग। ये आपकी 5 डिजीजेस जो है आपका जो है जब आप ब्लड दे देते हैं उसके बाद चेक किया जाता है कि ये ब्लड में जो है आपकी ये 5 डिजीजेस कुछ है तो नहीं, पॉजिटिव रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव और नॉन रिएक्टिव का मतलब नेगेटिव। तो आपके ये 5 डिजीजेस में से अगर कोई भी डिजीज आपकी आती है, निकल के आ जाती है इन 5 में से, तब वो आपको आगे जो है ब्लड दूसरे को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो है जब आपका सपोज आपने ब्लड दे दिया, उसके बाद ये 5 डिजीजेस का अगर आपका स्क्रीनिंग किया जाता है, अगर आपका कोई भी रिएक्टिव आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है इंडिविजुअल फोन करके बताया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में आपके मम्मी को बताएं, आपके पापा को, भाई बहन को या अड़ोसी पड़ोसी को। ये उसी आदमी का जिसका ब्लड टेस्ट हुआ है उसका नंबर रहता है रिकॉर्ड में, उसी से बात किया जाता है। अगर इन टेस्ट में कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको बताया जाता है कि आप एक बार हमसे मिल लीजिए या अपना टेस्ट को दोबारा करवा लीजिए। टेस्ट दोबारा करने के बाद जो है आप अगर पॉजिटिव फिर भी आते हैं तो आप अपना, अगर HIV की बात है तो आप किसी भी, जैसे ICTC काउंसलिंग सेंटर्स है, HIV के कई सेंटर्स खुले, आप या हेपेटाइटिस B के, आप ऐसी जगह जाके आप अपना
ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपने रक्तदान तो किया, महादान किया, इससे आपका टाइमली आपको पता भी चल गया। अदरवाइज अगर आप अब HIV की बात करें तो HIV के सिम्टम्स आने में, किसी को HIV हो गया, उसके सिम्टम्स आने में कभी कभी 10 साल तक लग जाते हैं कि 10 साल आपको पता ही नहीं चलता कि आपके शरीर में HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है। तो कभी कभी इतना लंबा पीरियड आपका हो जाता है कि इस लंबे पीरियड में आपको कभी सिम्टम्स ही नहीं आते, और फिर उसके बाद जब सिम्टम्स आते हैं तो एकदम भयंकर वाले सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इससे ये जो है, अगर ब्लड डोनेशंस कर रहे हैं, अगर किसी को, वैसे तो ये बहुत कम रेयर होता है, लेकिन अगर किसी को पॉजिटिव आ भी गया तो उसको टाइमली डिटेक्शन टाइमली डिटेक्शन हो जाता है, और टाइमली डिटेक्शन होने के बाद उसको जो है फिर वो टाइमली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है और आराम से एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकता है। तो आपका ब्लड डोनेशन से कितना फायदा हुआ? आपका दान जो आपने किया उसका रिजल्ट आपको पता चल गया। पहले तो आपको पता चल गया आप हेल्दी है, आपके पास सब कुछ है, आप 45 किलो से ऊपर है, आपका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, 12.5 या उससे ऊपर है। तीसरा आपका जो है, आपका एज का क्राइटेरिया हो गया 18 से 65 ईयर्स। तो ये सब क्राइटेरिया पे आपको लगता है पल्स, बीपी, आपका स्क्रीनिंग हो गया, सब कुछ चेक हो गया, इसका मतलब आप फिट है। आप जब स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके बाद आपका ये 5 टेस्ट, अदरवाइज आप बाजार में जाएंगे तो इन टेस्ट का कीमत भी अलग अलग होता है। ये ब्लड डोनेशन के टाइम पे आपको फ्री में एक तरीके से सारे टेस्टिंग भी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो आपका ब्लड है, वो ब्लड जो है कंपोनेंट, जब आपका हेल्दी ब्लड आपको मिल गया और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, स्क्रीनिंग में आपका कुछ भी नहीं है, उसके बाद ये ब्लड को आगे ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ट्रांसफ्यूज करने से आपको जो शुरू में बताया था 3 से 4 लोगों की आप जान बचा सकते हैं। तो अभी तक क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? ये लेक्चर बोरिंग हो रहा है या इंटरेस्टिंग है, ये बता दीजिए। कोई है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बोले जा रहा हूँ और आपको समझ ना आ रहा हो? कोई बताए, कोई भी हाथ ऊपर करके बताए प्लीज। कोई बोले तब मुझे लगेगा कि मेरी बात सुनी जा रही है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, कोई भी बताए कैसा लग रहा है लेक्चर, और आपको समझ में आ रहा है या कुछ जल्दी या कुछ धीरे बोलने के वो है, या कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कोई भी बच्चा, GIC मुन्ना खाल से कोई बताए, कोई भी एक बच्चा बताए, जल्दी से बता दीजिए। लेक्चर ये लंबा होगा आपका, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाए आज। और जो भी टीचर्स होंगे मैम, टीचर्स या तो कोई टीचर बता दे अगर। JIC कमलपुर। हेलो डॉक्टर साहब, प्रणाम। JIC कमल। प्रणाम सर। जी मैं पंकज कुमार। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं GIC कमलपुर से बोल रहा हूँ। सर क्या क्लियर हो रहा है बच्चों को? मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट्स है, क्लियर हो रहा है सर। बिल्कुल चलिए। कोई भी डाउट, जानकारी है सर। कोई भी अगर डाउट्स होगा कोई आपको तो, डाउट है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। जी बहुत। चलिए थैंक यू सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम ब्लड डोनेशन क्यों करें, है ना? ब्लड डोनेशन करने से तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, सबके दिमाग में ये बात होती है, और सबको यही पढ़ाया जाता है कि आप जो है खून अगर अपने शरीर का इतना दान कर दिया आपने, अगर ब्लड डोनेशन कर दिया तो आप कमजोर हो जाओगे, आपका खून कम हो जाएगा और आप जो है बहुत कमजोरी फील करोगे, और कई तरह की भ्रांतियां भी हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपकी एज जो है कुछ सालों के बाद आप भी 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग कम से कम अभी एक माध्यम है हमारे लिए, ताकि आप लोग मैक्सिमम ब्लड डोनेशन हमारा कर सके। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2% भी अगर हमारे रक्तदान करते हैं तो वो रक्तदान जो है हमारे लिए काफी होता है, हमारे ब्लड बैंक में पास सफिशिएंट स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो है हमारे पास ब्लड बैंक में हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड बैंक से आपके पास डोनर्स की कमी हो जाती है, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स कम, हमारे कैंप्स नहीं लगते, तो कभी कभार ब्लड की कमी हो जाती है, आपने भी सुना होगा। तो ये वाली सिचुएशन ना आने दें। और ब्लड डोनेशन का थोड़ी सी जो भ्रांतियां है इसके बारे में कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाती है और काफी कुछ भ्रांतियां हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा मैं कि ब्लड डोनेशन जब आदमी करता है
तो ब्लड डोनेशन हमारे शरीर में जो होता है, आपको शुरू में बताया था कि प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये सब चीजें कंपोनेंट्स हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। तो ब्लड कंपोनेंट्स में अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से जो होता है उसमें एक पिगमेंट है, उसकी वजह से हमारा खून लाल होता है। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उसकी एक लाइफ जो होती है एक रेड ब्लड सेल की, वो 120 दिन की होती है। तो जब आप ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, तो ब्लड डोनेशन करते समय जो है आपके शरीर से जो है हो सकता है खून में पुराने आरबीसी जिसकी लाइफ जो है 120 दिन होने वाली होगी, तो ओल्ड आरबीसीज आप उसको दान कर रहे हैं, मतलब आप डोनेट कर रहे हैं। आपका जब ब्लड लिया जा रहा है तो इसमें ओल्ड आरबीसीज वगैरह जा रहे हैं। जब आपके शरीर से ओल्ड आरबीसी चले गए, तो ओल्ड आरबीसी जो होता है, जब आपके शरीर से कुछ होता है तो हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिकली एक प्रक्रिया होती है। तो जो होता है, जब हमारे पास ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हमारे पास कमी आ गई, हमारे पास बन कहाँ से रहे, बोन मैरो से बन रहे हैं। तो हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं कि हमारे शरीर में कम हो गया, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स कम हो गए, तो बोन मैरो जो है रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शंस को बढ़ा देती है रेप्लेनिश करने के लिए। तो वो दोबारा से करने के लिए हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट किया जाता है। जब स्टिमुलेट हो जाती है बोन मैरो, तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स रिलीज होते हैं, जो नए रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे हम अगर बात करें बूढ़े लोग और यंग लोगों में हम कहते हैं कि एनर्जी बहुत है, ये बहुत दौड़ भाग सकता है, जबकि एक बूढ़े लोग जो होता है उनको दिक्कत होती है क्योंकि एनर्जी की कमी हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है। जब आपके रेड ब्लड सेल्स ओल्ड रेड ब्लड सेल्स चले गए या रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर से आपने डोनेट किए, बोन मैरो को स्टिमुलेट किया जाता है, तो बोन मैरो अपने आप स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होने के बाद रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो आपके पास जो आप नए रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपके पास स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है, ज्यादा एनर्जी से भरपूर होते हैं वो। तो कहने का मतलब है, अगर आपने रक्तदान किया तो ये एक भ्रांति है कि हमारी कमजोरी आ जाएगी, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है अगर रक्तदान करते हैं हमारे पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हमारे पास नए नए सेल्स बन रहे हैं और नए नए सेल्स में एक तरीके से स्ट्रेंथ ज्यादा है और आपके पास एनर्जी का ज्यादा लेवल हमारे पास हो जाएगा। तो एक अच्छा हमारे पास हेमोग्लोबिन का ये हो जाएगा, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे पास नए रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जो ये भ्रांति है रेड ब्लड सेल्स वाली कि हमारे शरीर में कुछ कम हो गया तो हमारा बहुत कमजोर हो जाएगा, जबकि इसका उल्टा मान के चलते, इसका उल्टा यह है कि हमने ब्लड डोनेशन किया, हाँ थोड़ी देर के लिए तो आपका हो सकता है कि आपको कमजोरी लगे, आपका साइकोलॉजिकल एक लगे, लेकिन उसके बाद जो होता है आपकी एनर्जी का लेवल जो होता है अच्छा हो जाता है। और यही चीज आप डोनेट करते रहेंगे रेड ब्लड सेल्स, मतलब आपका ब्लड डोनेशन चलता रहेगा, तो इसी तरीके से आपके नए नए सेल्स और शरीर भी आपका एक एक्टिव रहेगा। तो कहने का मतलब है, डोनेशन से आपका कोई कमी नहीं आती, ब्लड डोनेशन से बल्कि एक तरीके से एनर्जी आती। दूसरा चीज है, ब्लड डोनेशन से कहा जाता है स्टडीज में कि जो लोग ब्लड डोनेशन रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली का मतलब है एक मेल जो होता है साल में जो है कम से कम 4 बार कर सकता है, हर 3-3 महीने में वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। जबकि एक फीमेल को अगर हम बात करें, वो हर 4-4 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकती है, क्योंकि फीमेल्स में थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन का वो होता है, तो उसकी वजह से 4-4 महीने में वो ब्लड डोनेशन कर सकती है। मेल अपना हर 3-3 महीने में कर सकता है डोनेशन। तो अगर हम साल भर की बात करें तो हमारे पास चार बार जो होता है मेल डोनेट कर सकता है ब्लड, और 3 बार जो होता है फीमेल्स कर सकती है। और हम मान के चलते हैं कि 18 साल से 65 साल तक आप डोनेशन कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि इतने सारे सालों में कम से कम आप 150 से 180 के बीच में डोनेशंस, आप ब्लड डोनेशंस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग करते कितना है? कोई डोनेशन करने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता है, और जो डोनेशन करता है वो एक बार डोनेशन करने के बाद अगर कहीं लग गया, सोचता है कि मैं अगली बार डोनेशन क्यों करूं, जबकि उसके शरीर के लिए फायदेमंद भी है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि ब्लड डोनेशन से हमारे पास अगर हम बात करें, आजकल एनसीडीज में हार्ट अटैक्स वगैरह से सबसे ज्यादा केसेस आजकल कार्डियो के हो रहे हैं। तो अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो स्टडीज में ये पाया गया है कि जो ब्लड डोनेशंस, रेगुलर ब्लड डोनेशंस करते हैं, उनमें जो है हार्ट अटैक का रिस्क जो होता है 5% कम हो जाता है जो ब्लड डोनेट नहीं करते उनके कंपैरिजन में।
तो हम एक शरीर में अपने ब्लड डोनेशंस के, अपने हार्ट अटैक के रिस्क को भी बचा रहे हैं। क्योंकि आजकल का आपने लाइफस्टाइल देखा है, लाइफस्टाइल सबका जो है एक तरीके से आपका आराम वाला लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, खाने में हम लोग जंक फूड, जैसे हमारा पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी। तो अगर आप एक सिंपल ब्लड डोनेशंस करते हैं तो आप हार्ट अटैक के रिस्क को 5% कम कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपके शरीर में जो होता है, आप ब्लड डोनेशंस करते हैं तो आयरन शरीर में जो आयरन होता है वो भी एक तरीके से रिस्क फैक्टर होता है आपके हार्ट अटैक के लिए। अगर आयरन ज्यादा शरीर में हो गया तो आयरन ओवरलोड को भी आप ब्लड डोनेशन से आप कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आपने सिर्फ एक डोनेशन किया, डोनेशन से आपका कितना फायदा हुआ? आपने दूसरों को तो दान दे दिया, जिंदगी दान दे दी, आपने 3 से 4 लोगों को दान दिया। 3 से 4 का मतलब ये हो गया कि आपने अलग अलग कंपोनेंट्स देके 3 से 4 लोगों की जान बचा ली। लेकिन क्या वो सिर्फ 3 से 4 लोग थे? हर फैमिली में हर आदमी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, आपने उस फैमिली को पूरे बचा लिया एक तरीके से। तो कहने का मतलब है 3 से 4 लोग तो खाली वो इंडिविजुअल्स की बात है, बट उनकी फैमिलीज भी उनके साथ में है, तो आप ब्लड डोनेशन से उनकी फैमिली को भी आप पूरा बचा रहे हैं। तो आप कितना बड़ा जीते जी काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और आप अपने शरीर को भी, आप एक तरीके से पुण्य, जो कहते हैं कि रक्तदान से पुण्य का काम होता है, आप अपने शरीर को भी एक तरीके से आप हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शरीर हेल्दी है और उसको भी जो है आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कई तरह की बीमारियों से बच भी रहे हैं। इससे स्टडीज में ये भी कहा गया है कि इसका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल पे भी असर पड़ता है, कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। लेकिन आयरन ओवरलोड वाला कॉन्सेप्ट ये है कि आप हर 3 महीने में अगर करते हैं तो शरीर में आयरन ओवरलोड, जिससे आपको हार्ट अटैक का रिस्क भी होता है, वो रिस्क को आप कम करते हैं। और तीसरा चीज है, हार्ट अटैक के रिस्क को आप 5% जो होता है, जो डोनेट नहीं करते उनमें रिस्क जो होता है 5% रिस्क उनसे कम हो जाता है। तो उनका रिस्क कम है ब्लड डोनेशन वालों का। तो कहने का मतलब है एक सिंपल सा डोनेशन से, और आपका फिर क्वेश्चन दिमाग में यह आता होगा कि आपने ब्लड डोनेशन कर दिया, ब्लड डोनेशन से फिर हमारा खून गया कहाँ और खून मतलब हमारे शरीर में क्या क्या हुआ है? तो आपके शरीर में जब आपने खून का दान किया है, ब्लड डोनेशन किया है, तो आपके शरीर में जैसे बताया था कि अलग अलग कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है और आपके रेड ब्लड सेल्स है, ये सब सेल्स है। तो इन सब का जो होता है, जैसे आपका प्लाज्मा तो अगले 24 घंटे के अंदर आपका रिकवर हो जाता है। प्लाज्मा में कहा जाता है कि 90% पानी है, तो आप वैसे भी हाइड्रेशन वगैरह लेते हैं तो आप प्लाज्मा को रिकवर अगले 24 घंटे में कर लेते हैं। दूसरा चीज है आपके रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स आपके 3 से 4 हफ्ते में आपके रेड ब्लड सेल्स फिर से आपके नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में यही 6 से 8 हफ्ते में आपका प्लेटलेट्स भी आपका ये हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपका एक तरीके से ये 6 से 8 हफ्ते में आपका प्लेटलेट्स नहीं है, आयरन का आपका रिकवरी हो जाती है पूरा। तो आप कहने का मतलब है 3 महीने में आपका जो ब्लड लॉस वगैरह, जो ब्लड आपने डोनेट किया, वो 3 महीने में आपका पूरा ब्लड आपका रिप्लेनिश हो जाता है। तो आपको नुकसान तो कहीं से भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अगर हमारा लेक्चर अगर ध्यान से सुनेंगे, कम से कम आप अपनी फैमिली में ये सब चीजें बताएं कि रक्तदान हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। रक्तदान एक महादान क्यों बोला जाता है? आप जीते जी एक पुण्य का काम कर रहे हैं और अपने शरीर के साथ भी एक न्याय कर रहे हैं। और ये है कि एक बार डोनेशन से सिर्फ एक बार ये ना सोचे कि मैंने एक बार डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया तो वो बहुत है। तो एक बार डोनेशन नहीं, आप हर 3-3 महीने में डोनेशन कीजिए। अगर मेल की बात करें तो हर 3-3 महीने में डोनेशन कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए। अगर फीमेल्स की बात है तो फीमेल्स हर 4-4 महीने में डोनेट कीजिए। लेकिन कंडीशन वही है कि हर कोई इसको डोनेट नहीं कर सकता। वही 45 केजी से ज्यादा, 12.5 ग्राम % से ज्यादा हेमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस को आपको देखना भी है ना। 18 से 65 आपकी एज होनी चाहिए, ये सब कंडीशंस को देखते हुए। और सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे पास जो कैंप्स में हमारा डोनेशन, जो हमारे वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस, जिसको हम स्वैच्छिक रक्तदान बोलते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे पास कई तरह के डोनर्स आते हैं, चाहे वो वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स है जो अपनी खुशी से बोलते हैं कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूं, जैसे आपकी तरह स्टूडेंट्स हो गए। आप लोग नहीं, आप लोग 18 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली ये आपको समझा रहा है कि आगे क्या है। तो कोई भी स्टूडेंट जो 18 ईयर्स से ऊपर है वो दान कर सकता है ना। उसके अपना स्वस्थ होना चाहिए। तो ये सब चीजों को आपको देख के आपको ब्लड डोनेशंस के ये करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें?
से बताएंगे कोई मुझे थोड़ा सा एक रिपीट कर दे, मैंने कोई कुछ बोला है तो किसी को थोड़ा बहुत एक समरी बता दे मुझे, तब मुझे लगेगा कि मेरा बोला हुआ जो है वाकई में यूजफुल है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं कोई जागरण कर रहा हूँ या कुछ वो कर रहा हूँ, जो वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई भी बच्चा कहीं से भी कोई भी थोड़ा सा एक हिंट दे दे उसको समझ में क्या आया, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, मुझे कोई बता दे कौन है ये, कोई स्कूल का नाम बता दीजिए। हाँ जी, आप में से कोई बता दे क्राइटेरिया क्या होगा ब्लड डोनेशन का, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? बताए, अगर कोई भी नहीं बताएगा तो मुझे लगेगा कि मैं खाली हवा में बातें कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी बात आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही है। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बताइए बच्चे। ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया 18 से 65 वर्ष हाँ, तक है। बिल्कुल, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन 12.5 या फिर उससे ज्यादा वेरी होना गुड चाहिए। बच्चे, वेरी गुड, ब्लड वेट 45 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड बच्चे, मेल 1 साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं और फीमेल वेरी 3 बार। गुड, जी, वेरी गुड, थैंक यू। शाबाश बच्चे। ये कौन बोला है? थैंक यू सर। कोई नाम बता दो बच्चे, क्या है नाम? सर सावन। सावन, चलो बहुत बहुत धन्यवाद यार। और आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि मेरी अगर कुछ बातें आप लोगों तक पहुंच जाए, और मेरा पर्पस तभी सक्सेसफुल होगा यहाँ आने का कि अगर कुछ लोगों को ये पता चल जाए कि क्राइटेरिया क्या है और ब्लड डोनेशन क्या है। बिकॉज सबके दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां रहती है, वही मैंने बताया। तो आपका, जैसे मैं बता रहा था कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, स्वैच्छिक रक्तदान की बात कर रहा था। हमारे पास कई तरह के रक्तदान होते हैं। आप में कुछ पेड डोनर्स भी होते हैं कि जो डोनर्स जो होते हैं वो कहते हैं हमें पैसा दो, हम ब्लड डोनेट करेंगे। कुछ जो होते हैं स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। स्वैच्छिक का मतलब हो गया जैसे अपने आप जाके वो कहते हैं कि हम जो है ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। कुछ भी ओकेजन्स होता है, किसी का आपने पढ़ा होगा पेपर में, किसी का बर्थडे था, वो सबसे पहले अपना ब्लड डोनेट करने के लिए गया। किसी की एनिवर्सरी थी तो वो लोग अपना ब्लड डोनेट करने के लिए गए। किसी के घर में कोई फंक्शन था तो उस फंक्शंस के लिए सबसे बढ़िया उन्होंने सोचा कि हम लोग इतना खर्चा करने से बढ़िया हम क्यों ना रक्तदान करें, जिससे हम 3 से 4 लोगों की जान बचा लें। तो इस तरह का कोई भी ओकेजन्स अगर आपके पास आता है, तो कोई भी ओकेजन्स आने पे आप कम से कम ऐसे ऐसे ओकेजन्स को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप रक्तदान कर सके। तो वॉलेंट्री में ये होता है, स्वैच्छिक रक्तदान में ये होता है, हमारे पास लोग खुशी से आते हैं, और जो खुशी से आते हैं वो एक दिल से और सच्चे उससे आते हैं, जो वाकई में जिनको लगता है कि हम रक्तदान के लिए फिट है। ऐसे लोग हमारे लिए सबसे यूजफुल होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं, जो कहते हैं कि हमें पैसा दे दो, हम तो आपको खून दे देंगे। वो थोड़ा सा हमारे लिए एक रिस्की पैटर्न, हाई रिस्क वाले हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस। भारत सरकार ने भी ये कहा है कि हमारे पास जो भी ब्लड बैंक्स में हो, मैक्सिमम 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन वाला ब्लड होना चाहिए। स्वैच्छिक रक्तदान, जो अपने आप खुशी से रक्तदान कर सके, 100% हमारे पास ऐसे ब्लड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, तब भी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, तभी वो एक बार रक्तदान देने के बाद वो भूल जाते हैं। वो शायद हमारे सिस्टम का भी अभी कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप करने का कि जिसने एक बार रक्तदान किया है उसको हर 3 महीने में एक रिमाइंडर दे दें कि आपका जो है दोबारा रक्तदान करने का टाइम आ गया है, ताकि वो एक स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर सके। और सबसे बड़ी बात है, वो हर 3-3 महीने में वो खुश होता रहेगा कि मैं एक हेल्दी आदमी हूँ, तभी मुझसे कहा जा रहा है कि रक्तदान करने के लिए। दूसरी बात है, अगर सपोज किसी का कुछ डिजीज का निकल जाता है, या कोई हेल्थ किसी की, कोई कहे मेरा तो हेमोग्लोबिन कभी 11 से ऊपर ही नहीं बढ़ता, इसका मतलब मैं कभी रक्तदान नहीं कर सकता। मेरा वेट कभी 45 केजी से ज्यादा नहीं बढ़ता, क्या मैं रक्तदान नहीं कर सकता? आप लोग अगर रक्तदान ऐसी कंडीशन से, क्योंकि ये कंडीशंस आइडियल कंडीशन है, मोर देन 45, 12.5 वाला,
ये हमारे लिए कभी कभी स्टिमुलस का काम करती है। हम जब ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर और ये वेट और ये जो जो आपसे डिस्कस हुआ हेमोग्लोबिन, ये चेक होता है। ये चेक करने के बाद आपको बोला जाता है आपका तो 12 हेमोग्लोबिन है, 12.5 होता तब आप डोनेट कर सकते थे। तो ये आप नेगेटिव में ना लेके इसको पॉजिटिव करिए। अगर आप जाते ही नहीं तो क्या आपको पता चलता आपका 12 हेमोग्लोबिन था? नहीं पता चलता। आपको वहां जाके आपको पता चला कि मेरा जो है 12.5 होना चाहिए था और मेरा सिर्फ 12 है। तो क्यों ना मैं हरी सब्जियां खाऊं या जो भी आयरन से रिलेटेड चीजें हैं, हरी सब्जियां हो गए, अंडे, ये सब चीजें जो भी है आपका, ये आप उसको खाइए और नेक्स्ट टाइम जो है आपके लिए वो स्टिमुलेंट का काम करेगा कि मुझे अपना ब्लड डोनेशन के लिए 12.5 करना है। कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है जो सोचते हैं कि हम मॉडलिंग करें और वो हम 45 किलो तक हमारा वजन जो होता है हमारा 45 से कम ही कम रहे, लेकिन जब वो अगर वो ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, जब वो क्राइटेरिया को देखते हैं, हो सकता है ये उनके लिए एक स्टिमुलस का काम करे। नहीं, हम लोग अगर स्वस्थ रहना है तो हमारा 45 किलो या उससे ऊपर वजन होना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए स्टिमुलेंट का काम करता है कि हम अपनी सेहत के बारे में एक जागरूक भी हो जाते हैं कि हम जो है, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन के लिए काम करेगा। किसी का डायबिटीज, अगर सपोज डायबिटीज की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है क्या एक डायबिटिक पर्सन जो है ब्लड डोनेट कर सकता है या क्या एक हाइपरटेंसिव पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर डायबिटीज वाला इंसुलिन पे नहीं है तो। दूसरा चीज है, अगर यदि वो दवाइयां ले रहा है, उसका शुगर कंट्रोल में है, तब वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर अनकंट्रोल्ड है और दवाई ले रहा है तब वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आपका डायबिटीज का क्राइटेरिया भी है कि आपका शुगर जो है, शुगर लेवल, अगर आप डायबिटिक भी है, दवाइयों के साथ है, तब भी आपका एक नॉर्मल, अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है तो आप डोनेट कर सकते हैं। सेम हाइपरटेंशन का क्राइटेरिया है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में अगर वो दवाई लेके नॉर्मल रह रहा है तो वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ब्लड डोनेशन के लिए हमारे क्राइटेरिया है। तो एक तरीके से हम अपनी हेल्थ की स्क्रीनिंग खुद कर रहे हैं और हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद हम अपने को आइडेंटिफाई करें, नहीं मेरा तो शुगर बहुत ज्यादा है, अगली बार मैं जो है बिल्कुल शुगर कम करके और डोनेट करने की कोशिश करूंगा। तो एक मेल की अगर हम बात करें, एक फीमेल की बात करें, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 140 से 160 या 170 तक, 170 बार तक वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है, 18 से 65 में कितने साल होते हैं वो देख लीजिए। एक मेल जो होता है मतलब एक मेल साल में 4 बार कर सकता है, एक फीमेल 3 बार कर सकती है। देख लीजिए मेल कितनी बार कर सकता है पूरे इतने ड्यूरेशन में और फीमेल कितनी बार कर सकती है। तो एक हमारे पास क्राइटेरिया सेट हो जाता है। तो ये सोच के चलिए कि अगर आपका 160 बार, मान लिया 160 बार आपका डोनेशन होना था, क्या आपने सिर्फ एक बार डोनेशन करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी? आप देखिए 160 में से कितनी बार आपने डोनेशन किया। ठीक है, आप कम से कम लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आपका डोनेशन जो है कभी खराब नहीं जाएगा। आप अपने डोनेशंस में कम से कम इतनी बार है, आपका 140 से 180 बार डोनेट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, मेल फीमेल की बात करें तो कम से कम ये देख लीजिए कि आपने कितनी बार डोनेट किया है ब्लड और कितनी बार आपने पुण्य का काम किया है। तो इन सबको देखते हुए जो है आप ब्लड डोनेशंस का देखिए और ये दिमाग में रखिए, जब भी कोई ब्लड डोनेट की बात करता है, आपका प्लाज्मा जो होता है 24 घंटे के अंदर रिप्लेनिश हो जाता है, दोबारा से बिल्कुल प्लाज्मा नॉर्मल हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स आपके जो होता है 3 से 4 हफ्ते में वापस बिल्कुल उसी लेवल पे आ जाते हैं। आयरन स्टोर जो होता है आपका 6 से 8 हफ्ते में आपका आयरन स्टोर पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब है 3 महीने में आपका पूरा रिकवरी हो जाती है, अच्छे से रिकवरी हो जाती है और आप फ्रेश और एक फ्रेश एनर्जी के साथ आप दोबारा से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ डाउट? अगर किसी भी स्कूल का कोई भी क्वेश्चन है तो आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर लीजिए और आप चैट के माध्यम से भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। बच्चों कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप बताइए प्लीज। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो टाइम की कमी को देखते हुए मैं अभी थोड़ा सा यहीं पे रोकना चाहूंगा। कोई पूछ रहा है कुछ? तो इन शब्दों के साथ कि आप रक्तदान करिए। मैं 3 बातों पे लास्ट में एक समराइज करना चाहूंगा कि सबसे पहले रक्तदान एक महादान है। ठीक है, आप 3 से 4 लोगों की जान बचा सकते हैं।
दूसरा चीज है, यदि किसी को रक्त संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए कि किस ब्लड बैंक में कितना ब्लड है, कितना वहां से आ रहा है, तो आपके पास जो है एक ई रक्त कोष पोर्टल करके है। आप ई रक्त कोष पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं किस ब्लड बैंक में ब्लड की अवेलेबिलिटी क्या है। और लास्ट में मैं इन वर्ड्स के साथ खत्म अपना लेक्चर करना चाहूंगा कि एक जो टीवी का एड था कि रक्तदान करके तो देखो, अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं धन्यवाद, आपने मेरा लेक्चर बहुत पेशेंटली सुना, और सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अभी आप थोड़ा सा जो है 10 मिनट थोड़ा एडिशनल बैठ जाइएगा। अभी आपने रक्तदान पर डॉक्टर कंडारी जी के बहुत अच्छे और जो है ज्ञानवर्धक चीजें आपको बताई गई हैं, और ये आपके कई कोर्स में भी हैं, और कई बार आपको जो है एक तरह से जीके के रूप में भी आपके लिए ये बहुत लाभदायक होंगी। तो प्लीज थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टीचर्स का, बच्चों का बहुत अच्छी जानकारी दी है, और पुनः जब भी आप लोगों की कोई डिमांड होगी तो हम पुनः जो है इस पर और दिन बातचीत करेंगे। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत, एससीईआरटी की ओर से, शिक्षा विभाग राज्य स्तरीय टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक बहुत बड़ी विभीषिका जो है हमारे प्रदेश के लिए लगभग कुछ सालों से जो है आप भी देखते आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और इसको आप और हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ चीजों को हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के, अगर जानकारी रहती है तो हम जान माल की सुरक्षा स्वयं की भी करते हैं, और अन्य जो भी हमारे आसपास में लोग रहते हैं, जो भी हमारे पास प्राणी रहते हैं, उनकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जो है आपदा प्रबंधन से जो है डॉक्टर दीपशिखा मैम है। 15 मिनट में वो आपसे बातचीत करेंगी, कोई इस तरह का भाषण या लेक्चर नहीं है, और प्लीज बहुत ज्ञानवर्धक भी है, और आपके कोर्स से भी जुड़ी है, और कोर्स से नहीं हो तो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो थोड़ा सा आप जो है, और बहुत सारी चीजें हमारी जो एक्टिविटी होती है उनको हम निर्देश और जो पत्र होगा उसके माध्यम से दे देंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया और हमेशा समय कम पड़ जाता है। तो प्लीज मेरा अपने शिक्षक साथियों से निवेदन होगा कि प्लीज थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये हमारा जो है शिक्षण का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो प्लीज डॉक्टर दीपशिखा मैम है, आपको बहुत महत्वपूर्ण और हमारे जीवन से संबंधित आपदा को किस तरह से हम जो है रोकथाम कर सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगी। प्लीज दीपशिखा। थैंक यू सर। मैं आज यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में मतलब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या होता है, हम लोग कैसे उसमें काम करते हैं, उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ। और आपदा प्रबंधन देखिए बच्चों, आजकल आप जो देख रहे हैं उत्तराखंड स्टेट जो है कितना सेंसिटिव हो गया है। भारी बारिश से भी यहाँ पे कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो आपदा के तहत आ जाती है। तो अगर आपके पास, सबके पास कॉपी और पेन है, आप लोग सब एक नंबर नोट करेंगे, 1077 और 1070। ये नंबर, आपके दोनों नंबर इमरजेंसी नंबर्स हैं। आप जैसे स्कूल में रहते हैं, अगर आप जब घर जाते हैं, जब आप कहीं और जाते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ लगता है कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पत्थर गिर रहा है, या ऐसी कोई भी आपको जो सिचुएशन, जो आपदा जिस पे घटित हो रही है, तो आप इस नंबर पे बता सकते हैं। ठीक है, 1077 तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नंबर है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, आप ये टोल फ्री नंबर है, आप उसको 1077 अपने मोबाइल से डायल कर सकते हैं। और 1070 जो है वो आपका स्टेट के कंट्रोल रूम का नंबर है। ये दोनों कंट्रोल रूम्स जो हैं 24/7 काम करते हैं, और कोई भी सूचना मिलने पर जो संबंधित विभाग होता है उस पे एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। जैसे आपको पता है पुलिस का नंबर क्या है, एम्बुलेंस का क्या है, वैसे ये आपदा प्रबंधन का टोल फ्री नंबर है। तो अगर आप जिस जनपद में हैं उसी जनपद में जाएगा वो फोन। अगर आपको दूसरे जनपद के लिए फोन करना है तो आपको उसके आगे उसका कोड लगाना पड़ेगा।
हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कंट्रोल रूम चलता है आपदा का, जिसमें सारी सूचनाएं इकट्ठा होती है और जिस भी संबंधित विभाग से वो होगा वो उस संबंधित विभाग को चली जाएगी। अच्छा, आपदाएं हमारे यहाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव जनित। तो प्राकृतिक आपदा जैसे, प्राकृतिक आपदा तो आप सबको पता है, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया। और जो मानव जनित हो गई वो जैसे आग लगना, फॉरेस्ट फायर तो प्राकृतिक है, लेकिन जो आग लगना जिसमें कोई भी हताहत हो जाता है, और जैसे एक्सीडेंट होना, रोड एक्सीडेंट होना, और अगर जैसे कोई इंडस्ट्रीज में कुछ आग वाग लग जाना, ये सारी क्या होती है, मानव जनित आपदाएं होती हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग जैसे जो क्लासरूम में बैठ रखे हैं ना, वो क्लासरूम में देखिए कि कोई चीज ऐसी है, अगर भूकंप आता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है। देखिए, हम लोग जब क्लासरूम में बैठे रहते हैं और उस समय कोई भूकंप आ गया, तो देखो जो छोटी से छोटी चीज है वो आपको क्या नोट करना है कि हम ऐसे बैठे हैं और हमारा जो सर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो हमको इसको सबसे पहले बचाना है, भगदड़ नहीं मचानी है, भागना नहीं है दरवाजे की तरफ, खिड़की की तरफ, या किसी को धक्का नहीं देना है। हमने सबसे पहले जो करना है वो अपने सर को बचाना है। उसका एक सिंपल सा जो एक स्लोगन भी है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। तो आपने क्या करना है, अपने बैग को अपने सर पे रख लेना है, क्योंकि जो भूकंप होता है ना वो सिर्फ सेकेंड्स का होता है। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि भूकंप किसी को नहीं मारता है, लेकिन हम लोग जब पैनिक क्रिएट कर लेते हैं तो उस चीज से हम लोगों को चोट लग जाती है, कोई भी और नुकसान हो जाता है। तो दो तीन चीजें हैं बेटा जो आपको बच्चों बिल्कुल अपनी टिप्स पे रखनी है कि अगर आप क्लासरूम में हो या अगर आप घर पे हो, अगर भूकंप आता है तो आपने सबसे पहले अपने सर को बचाना है। अगर सपोज आप प्लेग्राउंड में हो और आपके पास बैग नहीं है, तो देखो आपने ऐसे अपनी फिंगर्स को क्रॉस करना है। कैसे करना है, करो सब, देखो अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करना है और इसको आपने ऐसे सर पे रखना है, ये देखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हमारा सर सेफ है, देखो हाथ टूटेगा तो ठीक हो जाएगा, पैर टूटेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट हमारा जो सर है, जिसमें हमारा ब्रेन है, तो अगर वो हमने कवर कर लिया तो हम उस भूकंप में सेफ हो गए, ठीक है। तो जब भी कोई भूकंप आए तो आपको क्या नहीं करना है, भगदड़ नहीं मचानी है, दरवाजे की तरफ नहीं भागना है, और वो जो सेकेंड्स का समय है उस समय अपने आप को बचाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डबल स्टोरी में बैठे हैं तो कभी भी सीढ़ियों की तरफ मत जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि सीढ़ियां सबसे जल्दी कोलैप्स करती हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि जब अर्थक्वेक आएगा। उसके बाद जब आपको लगेगा कि झटके अब कम हो गए हैं तो आपने किसी भी ओपन स्पेस, खुली जगह, खुले मैदान में चले जाना है। और उस खुले मैदान में भी ये जरूर देखना कि आप कोई बड़े पेड़, कोई बिजली के पोल के आसपास ना खड़े हो, ठीक है। आपको यही चीजें अपने घर पे भी जाके घर वालों को बताना है, क्योंकि हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, हिमालय के ऊपर जो उत्तराखंड बसा हुआ है, वो अर्थक्वेक के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। दूसरा जो है वो है फ्लैश फ्लड। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो, अगर आपको कोई नदी या कोई नाला अगर आपको स्कूल जाते हुए मिलता है तो उसको पार नहीं करना है, ठीक है, उसको पार नहीं करना है। और जब बारिश हो तो आपको सबको सेफ जगह पे रहना है। और नंबर मैंने आपको दिया है कि जब भी कोई ऐसा ना, और अगर आप चाहो तो अपनी स्कूल का एक मैप बना सकते हो कि हम लोग अभी यहाँ पे कुछ हो तो हम लोग बाहर कैसे निकले। अपनी क्लास में अपनी क्लास के बाहर या उसके डोर पे
और आपके अपनी टीचर की मदद से आप ये लिख सकते हैं कि जैसे सपोज ये क्लास 4 है, क्लास 4 में जो है 40 बच्चे हैं, 40 में से 30 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। अगर आपकी क्लास में कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। तो क्या होता है, और वो सारा पूरा लिस्ट बना के आपकी टीचर के सामने रहेगा, तो एटलीस्ट जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएंगी तो उनको पता होगा कि कौन से बच्चे को हमें कहाँ से बचाना है, कौन सा एज ग्रुप के बच्चे कौन सी क्लास में है। तो जब भी कोई कंप या फिर कुछ भी हादसा हो तो एटलीस्ट इवैक्यूएशन प्लान, जिसे हम बोलते हैं निकासी, जिसे होता है निकासी, बाहर निकलने का अगर कोई प्लान है, अगर हमारे पास बना है, तो हम लोग जो है उससे इजीली जो है हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। भुज अर्थक्वेक का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। भुज अर्थक्वेक 2001 में आया था और उस दिन 26 जनवरी था, सुबह 8:30 बजे के आसपास। तो क्या हुआ कि सारे बच्चे प्रभात फेरी के लिए निकल गए थे। ठीक है। जब प्रभात फेरी के लिए वो निकल गए थे तो भूकंप आया। तो भूकंप आया तो उनके टीचर ने बोला कि सारे बच्चे बैठ जाओ। तो सारे बच्चे बैठ गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारी बिल्डिंग टूट के उनके ऊपर गिरी। तो उस समय मेजर ट्रेजेडी बच्चों की थी। क्यों थी? क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा है। तो हमें जो है, अगर हमें पहले पूर्व में ही हमें देखिए, अभी हम लोग जो अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत जैसे मौसम का हमको पता चल जाता है कि कल बहुत बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट होने वाला है, येलो अलर्ट होने वाला है। लेकिन भूकंप एक ऐसा डिजास्टर है जिसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। अभी उतनी टेक्निक नहीं आई है, क्योंकि जो वो भूकंप जब आता है तो जो शेकिंग होती है वो P और S वेव्स जो धरती के नीचे होती है, उसको अभी तक आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि भूकंप कब आएगा। लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम्स अभी लगे हुए हैं जिससे 10 सेकंड पहले IIT रुड़की द्वारा ये किया गया है, पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। उसमें भी उनका मतलब वो 10 सेकंड पहले ही आपको बता पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए अगर हम पहले से ही तैयार रहें कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आएगा, तो हम क्या करेंगे। तो अगर हम पैनिक नहीं करेंगे तो हम 80% से ऊपर अपने आप को हम सेव कर लेंगे, अपने को भी और अपने आसपास के लोगों को भी। तो हमें क्या करना है, तो हम एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये डूज एंड डोंट्स भी कुछ बच्चे अगर चाहें तो लिख के अपनी स्कूल के उसमें लगा सकते हैं। देखिए, आजकल हमें जो हमारे अंदर अगर अवेयरनेस है तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर हमें पहले से पता है कि अगर ये सिचुएशन है हमें क्या करना है, तो हम मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक है, जैसे लैंडस्लाइड है, जैसे फ्लैश फ्लड है, अगर हम इन सब के डूज एंड डोंट्स क्या करें क्या ना करें अगर हम लगाएं, तो हम इसमें बहुत सारी लाइफ को बचा सकते हैं। करेंगे आप लोग ये सब? बताओ कौन करेगा? हैंड रेज करो, ऐसे करो। गुड, वेरी गुड। आप लगाना इसे और मुझे फोटो भेजना इसको खींच के। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो, सेशन हमेशा इंटरैक्टिव होना चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए, और फिर आप मुझे उससे क्वेश्चंस भी पूछना है आपने। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। GGIC देवप्रयाग के बच्चों ने बड़े उससे बोला है कि हम करेंगे इसे। आप करोगे? हाथ ऊपर करो। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, हाथ। आपने नंबर नोट कर लिए सबने? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के 1077 डिस्ट्रिक्ट का है और 1070 स्टेट का है। ठीक है, तो किसी भी आपदा की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस नंबर पे फोन करेंगे। ठीक है, हम जो आजकल सुन रहे हैं ना, हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, अर्ली वार्निंग, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब ये आपको जब पढ़ाए जाएंगे तो ये सब नए नहीं होने चाहिए आपके लिए, ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है,
कि हमें कोई भी चीज नदी के किनारे ऐसी जगह नहीं बनाना चाहिए जो स्लाइडिंग जोन हो, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेफ प्लेस पे करेंगे तो हम अपने आप सेफ हो जाएंगे। अपने स्कूल में बैठ के स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल चीजों को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि आपके पंखे के नीचे तो नहीं बैठे हैं आप, आपके खिड़की दरवाजे कितने हैं क्लासरूम में। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, फट से एक लाइन बनानी है और कैसे करके बाहर निकलना है, ठीक है। चलिए, आपके क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब अलग से भी दे दूंगी। थैंक यू सो मच।